CH11 नयन का हवेली से भागना। अब आगे। अपनी लाल आंखों से नयन को देखा, उसके चेहरे को छुआ, बहुत हौले से, जैसे कोई नाजुक चीज हो। क्या कहा? नयन हैरानी से उसे देख रही थी, उस दिन की सख्ती भूली नहीं थी। नयन ने सोचा उसे नयन का चेहरा जोर से दबाना चाहिए। हाँ, वो ऐसे ही करने वाला है। नयन ने अपनी आंखें भींची, लेकिन दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। कुछ पल बाद नयन ने आंखें खोलकर देखा, अली अभी भी वैसे ही उसे देख रहा था। आंखों में वही सुर्खी, वही ठंडी निगाहें। नयन की खुद में अंदर तक उतरती महसूस हो रही थी। नयन के बालों को उसके चेहरे के एक साइड डालते अली की गहरी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा भागना हवेली को दागदार करेगा। ये शहर नहीं है को किसी से मतलब न हो, इसलिए ऐसी कोई कोशिश मत करना, समझी? नयन ने बस हाँ में सिर हिला दिया, डर से अपने गला तर करती। नयन अली के चेहरे को देख रही थी। तुम्हें जाना था तब मौका था, क्यों नहीं गई? बोलता अली नयन से दूर हुआ। यही नयन का पारा हाई हो गया। नयन ने अली का कॉलर पकड़ उसे अपने तरफ खींचा। अली के वजन को नयन संभल नहीं पाई, दोनों तख्त पर लेट गए। नयन दोनों हाथों से अली के कॉलर को पकड़े हुए थी। अली के दोनों हाथ नयन के सिर के दोनों तरफ रखे थे। उसने खुद को नयन पर गिरने से बचाया हुआ था। मेरे पास मौका? हाँ मौका था। किसने डराया मुझे? किसने डराया? अली नयन की उन सुनहरी आंखों में झांकता रहा। किसने डराया तुम्हें? आपने डराया मुझे। सुबह भी जब मेरी आंख खुली, उसके बाद जब आपके दादू मुझे पूछ रहे थे, मैं न कहने वाली थी, लेकिन आपने मुझे डराया। नयन बेखौफ सी उसकी चमकीली स्याह काली आंखों में देख रही थी। अली के होठों के कोने मुस्कुराहट में बदले हुए, जो नयन को चिढ़ाने के लिए काफी थे। मतलब आपने जानकर किया, सब जानकर किया, ताकि मैं न जाऊं? नयन गुस्से में भूल गई कि वो क्या कर रही है। अली के कितने नजदीक है, उसे अपने और करीब करती जा रही है। नयन अली के चेहरे के बहुत करीब थी, उसके होंठ अली की ठुड्डी को छू रहे थे। अली बिना पल के झपकाए एक टक नयन के चेहरे को देख रहा था, जो गुस्से से लाल और गर्म हो रहा था। उसकी गर्मी अली भी महसूस कर रहा था। अली की आंखों में कुछ बदल रहा था। नयन गहरी सांस लेकर बोली, आप नहीं चाहते मैं जाऊं? अली ने इरिटेट होकर नयन को देखा। ये लड़की बहुत सवाल करती है, इतना वो पूरे दिन में नहीं बोलता। हाँ मैं नहीं चाहता, वो बोलते हुए उठने लगा। नयन ने वापस से अली को खींचा, वो उसके करीब ही रहा। अली ने एक गहरी सांस ली, दिल की धड़कनों का शोर ऐसा था जैसे बारिश की बूंदें पानी पर गिरती हो। नयन बेखबर थी इस तब्दीली, बदलाव से। उफ खुदाया, आप क्यों नहीं चाहते मैं जाऊं? इतनी मोहब्बत हो गई मुझसे, या मेरी खूबसूरती के सागर में डूब रहे हैं? अली ने आंखें चढ़ाकर उसे देखा था। किसने कहा तुम खूबसूरत हो? साथ ही मैं मोहब्बत नहीं करता हूं। नयन का गुस्सा बढ़ा था। आप क्यों नहीं चाहते मैं जाऊं? इस बार वो दहाड़ी थी। मुझे जवाब दीजिए। अली ने चिल्लाकर बोला, क्योंकि मैंने तुम जैसी डरपोक खरगोशी को अपनी बीवी कबूल किया है। नयन की आंखें फटी रह गई, वो हैरानी से अली को मुंह खोले देख रही थी। वो नयन को लेकर पलट गया। अब नयन वैसे ही अली के सीने पर थी, मुंह खोले आंखें फाड़े देख रही थी। उसने अपना सिर एक दो बार अली के सीने पर मारा। नयन कुछ सोच रही थी, पहली बार वो दोनों इतने शांति से बात कर रहे थे। अली ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आपने मुझ पर भरोसा क्यों किया? मेरा को अफेयर हो सकता है? अली ने आंखें बंद किए हो बोला है। कोई है? नयन ने उसे देखा, कुछ सोचकर आंखों में चमक आई। उफ खुदाया, अपनी आंखें छोटी कर अली को देखा। नयन ने अली की नाक खींची। अली ने आंखें खोलकर उसे देखा। नयन एक्साइटमेंट में बोली, अगर मेरा कोई अफेयर हुआ तब जाने दोगे? अली कुछ पल उसे देखता रहा। मैं कहूंगा भूल जाओ। नयन झल्ला गई, यहाँ ये सब गलत माना जाता है ना? सो जाओ। नयन ने कुछ कहना चाहा, अली ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नयन कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। कई बार उसने अली के हथेली पर अपने दांतों के निशान छोड़े। अली टस से मज नहीं हुआ, शायद कुछ सोचकर उसे मान लिया था अली ने। कुछ देर में नयन सो गई। अली ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर साइड में रखे नयन को, फोन को जो आज ही उसे मिला था। उम्मीद है कोई ऐसी गलती नहीं करोगी जिसकी सजा बड़ी हो, कहता वो नयन के चबी और सॉफ्ट चीक्स को सहला रहा था। अपने 2 फिंगर्स से अली ने नयन के गालों को पकड़ा। लड्डू। उसके होठों पर मुस्कान बिखरी थी। रात का आखिरी पहर। नयन ने आंखें खोली, कसमसा कर इधर उधर देखा। उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था। नयन ने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। सामने एक मसाज था। उसकी नींद जैसे उड़ गई। जल्दी से अली की तरफ देखा, वो दूसरी तरफ मुंह कर सोया था। नयन ने अपने नाखून चबाए, फिर बाहर की तरफ। चांद ऐसे रोशनी वर्षा रहा था जैसे चांदी का थाल हो। नयन धीमे से उठी। उसने एक बार फिर अली को देखा, फिर सिर्फ अपना फोन लेकर चप्पल हाथ में उठाई। वो गेट तक आई, एक बार पलट कर अली को देखा। वो सोया हुआ था, शायद गहरी नींद में। अचानक नयन को उनकी बीच हुई बातें याद आने लगी। क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बीवी कबूल किया है। नयन का दिल धक धक कर रहा था, आंखों में अचानक आंसू आ गए। वो वापस पलटी। ये गलत है, उसने कहा था, ये हवेली के लिए एक दाग होगा। मैं ये नहीं कर सकती। एक बार फिर उसका फोन बीप लिया। नयन ने एक गहरी सांस ली। उसे यहाँ मिले प्यार और परवाह याद आ रहा था। उसने एक दो गहरी सांस ली। वो वापस पलटी, अली के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ पल उसे एकटक बिना पल के झपकाए देखती रही। आंखें भींगी हुई थी, लब भींचे थे। खुद से कहा, ऐसा लगता है जैसे आपसे जुड़ चुकी हूं, लेकिन मुझे ये करना होगा। नयन ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी, झुककर अली के माथे पर अपने होंठ रख दिए। जल्दी से पीछे को हुई, उसे समझ नहीं आया उसने ये क्यों किया। बस उसके दिल ने कहा और उसने कर दिया। बिना पलटे नयन वहां से निकल गई। नयन जल्दी से हवेली के पीछे की तरफ आई, चप्पल पहनी। एक बार सब तरफ देखा, कोई नहीं था। वो खूबसूरत हवेली अंधेरे में गुम थी, जहां हर वक्त चहल पहल रहती थी। वहां इस वक्त ऐसा सन्नाटा था कि बाहर से आ रहे कीड़ों की आवाजें भी आ रही थीं। नयन ने फिर से अपना फोन देखा। यहाँ कभी सिग्नल आता कभी जाता, इसलिए रुक रुक कर मसाज आ रहे थे। एक साथ 2-3 मसाज आए। उसे बाहर जाने का रास्ता बता रहा था। नयन उस छोटे दरवाजे से निकली। इधर जगह खाली थी, कुछ दूरी पर कच्ची सड़क दिखती थी। नयन तेजी से वहां से गुजरी।
ऊपर छज्जे से कोई नैन को देख रहा था, होठों पर शातिर मुस्कान थी। उसने अपने दुपट्टे को सही किया, अंदर को तरफ साया गायब हुआ। हवेली के दूसरे हिस्से में ये अली के चाचा और ताया के तरफ का था। बीच में एक छोटा सा दरवाजा मोरी थी जो हवेली और उस तरफ को जोड़ती। औरतें और कभी जल्दी में कोई होता तब इस जगह का यूज कर लिया करता था। उस मोरी से अंदर आओ तब यहाँ हल्की लाइट जल रही थी। आंगन कच्चा था, वहां पलंग डाले कोई सो रहा था। 2 सीढ़ियों से ऊपर बैठने का इंतजाम। उसके ऊपरी हिस्से में कतार लाइन में कमरे बने हुए थे। एक कमरे में 2 लोग आमने सामने बैठे हुए थे। चेहरे नहीं दिखते क्योंकि सारी रोशनियां बुझी थी। चांद की हल्की रोशनी में दीवार पर बनते 2 साए दिख रहे थे। क्या सोचा है, अब अली की शादी हो गई। पहले से जो उधर है उसको हमने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है, लेकिन ये लड़की बहुत शातिर होगी। दूसरे साए ने कहा, नहीं मुझे नहीं लगता ये शातिर होगी, इसका यहाँ रुकना ही मुश्किल है, ये अपने आप ही भाग जाएगी। पहले साए ने बोला, अगर नहीं भागी तब हम क्या करेंगे? तब तुम उसकी मुसीबतें बढ़ाना, ऐसा बहुत कुछ है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, यहाँ से उसे जाना ही होगा, हम अपना काम कर लेंगे। अब आवाज में गुस्सा था, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। अब वहां खामोशी छा गई, एक गहरी खामोशी। नैन हवेली से निकल आई थी, लेकिन उसका डर बढ़ गया जो उसे महसूस हो रहा था। वो महफूज है। हवेली के बाहर आते ही वो एहसास डर में बदल गया। अब उसके फोन पर रास्ता था, उसे कहाँ आना है, लेकिन इसके बाद ही कोई सिग्नल नहीं था। वो परेशान सी इधर उधर देखते हुए भाग रही थी। आसपास के पेड़ों से आती आवाज और वो अंधेरे बहुत डरावना था। यहाँ कोई लाइट्स नहीं लगी थी, शायद इस वक्त लाइट नहीं थी, इसलिए हवेली भी रोशन नहीं थी। नैन एक कच्चे रास्ते पर आकर रुकी। एक तरफ नहर थी, पानी में कोई हलचल हुई। नैन का दिल धक से कर गया। उसने मुश्किल से अपने मुंह से निकलने वाली चीख को रोका। पहली बार उसे लगा वो गलती तो नहीं कर बैठी है यहाँ आकर। वक्त ये सब सोचने का नहीं था। फोन को देखती वो आगे बढ़ी। कुछ दूरी पर नैन को रोशनी दिखी। उसकी आंखें इस बार खुशी से नहीं चमकी, उसकी चाल अपने आप ही धीमी पड़ गई। सामने उसे एक चेहरा दिखा, कार के बोनट के पास खड़ा, परेशानी से इधर उधर देखता कोई। जैसे ही उसकी नजर नैन पर पड़ी, तेज कदमों से वो नैन के पास बढ़ा। जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ खींचता बोला, इतनी हल्के हल्के क्यों आ रही हो? नैन ने एक नजर हैरानी से सामने खड़े इंसान को देखा, अपना हाथ छुड़ा लिया। हमजा बेबी। हमजा ने मुस्कुराकर नैन को देखा, हाँ नानू, मैं हम यहाँ से चलते हैं, जल्दी करो, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें देखे। हम यहाँ से मेरे फार्म हाउस जाओगी? नैन ने अपना हाथ फिर से छुड़ाते हुए कहा, जान ने मुझे मसाज किए थे, हम दोनों जाने वाले थे। हमजा ने नैन के पास बढ़ना चाहा, न जाने कहां से एक सांप उन दोनों के बीच से गुजरने लगा। नैन जल्दी से पीछे हुई, हमजा भी अपनी जगह रुक गया। नैन डर से चीखने वाली थी, हमजा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। नैन मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। वो सांप तेजी से उनके बीच से निकलकर झाड़ियों में चला गया। हमजा नैन की तरफ बढ़ा। नैन ने अपने कदम पीछे लिए, एक नेवला उन झाड़ियों में जा चुका था। अब वहां से आवाजें आ रही थी। नैन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान कहाँ है? इस वक्त नैन की आवाज में गुस्सा था। हमजा ने बेयकीनी से नैन को देखा। नैन, मिर्जा कुछ दूरी पर है, वो शहर में रुका तब तुम्हारी मॉम ने उसे मना किया। जब मिर्जा नहीं माना तब आंटी उसे एक गार्ड के साथ छोड़कर गई है। वो यहाँ नहीं आ सकता, उन्हें पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता, जान को कॉल करो वरना मैं वापस चली जाऊंगी। हमजा ने हैरानी से उसे देखा, क्या पागलपन कर रही हो? तुम उस जगह वापस जाओगी? चुपचाप मेरे साथ चलो, गुस्से से कहता वो नैन के करीब बढ़ा। नैन सोच में थी। नैन चलो। उसने नैन का हाथ पकड़ा, कार की तरफ बढ़ा। CH-12 रोशनी का निकाह अली से। अब आगे। अली नैन की इग्नोर करता वहां से चला गया। नैन अपने हाथ में पकड़े फोन को देख रही थी। वो सिमटकर एक कोने में बैठ गई, अपने हाथों को घुटनों पर रख एक गहरी सोच में चली गई, जहां वो खुद से सवाल कर खुद ही जवाब दे रही थी। जाने कितनी देर ऐसे ही बैठे बैठे उसने फैसला किया, वो यही रहेंगी, एक मौका देगी। उसके दादू ने उसके हर फैसले ने सबके खिलाफ जाकर उसका साथ दिया है, वो उनके फैसले में उनका साथ देगी। ये सब कितना भी चैलेंजिंग हो, वो सब चैलेंज एक्सेप्ट करती है। चैलेंजेस पसंद है उसे, इस चैलेंज को भी जीत लेगी। हमेशा की तरह विनर नैन नाज ही होगी। इन सब उलझनों में उसे नींद आ गई। वो वैसे ही बैठे बैठे सो रही थी। आज नींद आसान नहीं रही, जाने आगे का सफर कैसा होने वाला था। सूरज निकला, सुनहरी धूप ने सोने की तरह सब कुछ ढक लिया। कुछ घंटों बाद अली आया। नैन एक कोने में तख्त पर बैठी वैसे ही सो रही थी। अली ने आईब्राउ रेस कर उसे देखा, उसके तरफ कदम बढ़ाए। अचानक से नैन एक तरफ को सिरकी। अली उसकी तरफ लपका, तेजी से जाकर नैन को पकड़ा। अभी वो नीचे गिरती नैन की आंख भी खुल गई। उसने अपनी खुलती बंद होती आंखों से अली को देखा। आप आ गए? अली ने उसे सीधा किया। तुम ढंग से क्यों नहीं सोती? ओफ खुदाया, सोते में किसे पता चलता है वो कैसे सो रहा है? ये नैन ने पाउट बना अली को देखकर बोला था। अली नैन के चेहरे को कुछ पल देखता रहा, फिर उसे सीधा किया। तुमने नमाज नहीं पढ़ी? नैन गर्दन पर हाथ रखे इधर उधर देख रही थी। अली ने उसका चेहरा अपने तरफ किया। नैन बेचारी नजरों से उसे देखती रही। सो गई थी, शैतान ने सुला दिया था। तुम कल से रोज उठो ही, मैं उठाऊंगा। मैं बाकी सारे टाइम की पढ़ती हूँ। अली गुस्से में उसे देखते हुए सख्ती से बोला, कल से मेरे साथ उठो ही? मतलब आपके साथ ही सोऊंगी? अली ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। नैन अभी भी उसे ही देख रही थी, उन्हीं सवालिया नजरों से। वैसे तुम रोज किसके साथ सो रही हो? नैन ने अपने पैरों को देखा। मैं वो वाले सोने की बात नहीं कर रही थी। अली के चेहरे के भाव बिगड़े। तुम्हें कौन सा वाला सोना है? बोलता अली नैन के करीब आकर खड़ा हो गया था। अब उसके पैरों को देख रहा था। दिल की धड़कन नैन के बाद से बहुत तेज हो चुकी थी। नैन अपनी बड़ी बड़ी पलकें फड़फड़ाते हुए अली के चेहरे को देख रही थी। अली भी अपने चेहरे पर उसकी निगाहों की तपिश महसूस कर सकता था। विदाउट एक्सप्रेशन वो नैन के पैरों को चेक कर रहा था।
इतने गहरे जख्म नहीं है कि नमाज न पढ़ सको। नयन ने बुरी तरह उसे घूरा था। वो दोनों जैसे भूल चुके थे कि कुछ देर पहले उन्होंने क्या क्या किया है। नयन ने घूर कर उसे देखा। इतनी खूबसूरत लड़की को कोई ऐसे बोलता है क्या? अली ने आसपास देखा। खूबसूरत कौन है? नयन ने उसके पीठ पर मारा। शर्म नहीं आती अपने शौहर को मारते हुए? नहीं आती। क्या कर लोगे आप? चले, उठाए मुझे लेकर चले बाथरूम तक। अली ने उसे घूर कर देखा। आपकी इन छोटी चमकीली आंखों से डराना बंद करे। नयन नाज किसी से नहीं डरती है। अली ने उसे अपने बाहों में उठाया, उसे लेकर बाथरूम में आया, खड़ा कर बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया? नयन बीबी उसके गले में बाहें डाले उसे देख रही थी। आज आप जायदा नहीं बोल रहे हो? अली चुप होकर उसे देखने लगा। बात बिल्कुल सही थी। नयन सीधी अली के सामने खड़ी हुई, गर्दन उठाकर अली को देखा। कुछ पल बाद बोली, मैं नयन नाज। आप अली के सीने पर फिंगर रख। आपको अपना शौहर कबूल करती हूँ। अली भी एक टक नयन की आंखों में झांक रहा था। दोनों काफी देर से ऐसे ही देख रहे थे। अब आप जा सकते हैं। अली का ध्यान टूटा। उसने नयन के बालों पर हाथ फेर शांत आवाज में बोला, अच्छा फैसला है। वो पलट कर जाने लगा, तब नयन बोली, इसकी वजह आप नहीं, मेरे दादू हैं। अली रुका नहीं, चला गया। नयन ने एक गहरी सांस ली, फिर नहाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद नयन बाहर आई। सामने बेगम परवीन और रोशनी खड़े थे। रोशनी मुस्कुराते हुए नयन को देख रही थी। नयन को कुछ अजीब लगा। रोशनी ने अपने हाथों की आपस में मसलते खुद से कहा, अब आएगा मजा? बेगम परवीन ने नयन को देखा। ये क्या हुआ है? उन्होंने इशारा फर्श की तरफ किया था। नयन ने एक नज़र उसे देखा, बेपरवाही से बोली, कुछ चीजें संभल गई, कुछ सामान बिखर गया। आंटी, आई स्वेयर मैंने ये नहीं किया है, ये आपके डिसेंट बेटे ने किया है। बेगम परवीन नयन के चेहरे को देख रही थी, शांत पुरसुकून। रोशनी ने मुंह पर हाथ रखा, तुमने गाली दी, वो भी ऐसी 40 दिन तुम्हारी जुबान नापाक रहेगी। नयन कंफ्यूज हो गई, मैंने कब गाली दी? रोशनी ने बेगम परवीन को देखा, फिर नयन को। अभी अभी तुमने खंजीर, सुअर का नाम लिया ना? नयन ली कुछ समझ नहीं आया। तुम पागल लड़की, मेरे सामने मत आया करो। कहती वो आगे बढ़ने को हुई, तब बेगम परवीन बोली, वही रुको। रोशनी के होठों की मुस्कान गहरी हुई थी। ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? नयन ने अपने पैरों को देखा। उफ खुदाया, ये जो सामान बिखरा हुआ है यही लग गया था। वही रुको, आगे शीशे पड़े हैं। रोशनी, नयन की चप्पल लाओ। रोशनी के चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नयन को घूरती वो नयन की चप्पल उठाकर लाई, नयन के सामने फेंकते हुए बोली, पहनो। नयन ने मुस्कुराहट के साथ उसे पहना। बेगम परवीन बोली, गांव से कुछ औरतें आई हैं, तुमसे मिलना चाहती हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। हाँ, सिर पर दुपट्टा रखना, सलाम तो तुम सबको करती ही हो। नयन ने हाँ में सिर हिलाया। वो आगे शीशे के सामने आई। दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लटका हुआ था। नयन आकर अपने बाल समेटकर उन्हें आगे से क्लेचर में कैद किया। 2 लटों को चेहरे पर डाल, माथे पर बिंदी लगाई। उसका सामान आ चुका था, तब सब कुछ था नयन के पास। होठों पर पिंक लिप बाम लगाकर उसने खुद को फ्लाइंग किस दिया। यू आर सो ब्यूटीफुल नयन। खुद को कॉम्प्लीमेंट देती नयन ने अपने हाथों को देखा। अभी भी हरी चूड़ियां उसके हाथों में थी। उनके साथ ही अपने कुर्ती के मैच की दूसरी चूड़ियां पहनी। दुपट्टा अच्छे से सिर पर डाल उसने नागरा शूज पैरों में डाले। खुद को घूम घूम कर देखा, फिर बोली, सोचा नहीं था कभी ये सब भी करना पड़ेगा। नयन नीचे आई। कुछ औरतों की आवाज आ रही थी। नयन ने सीढ़ियों से नीचे आकर बोली, अस्सलामु अलैकुम। सबने एक साथ सिर उठाकर नयन को देखा। उसकी मीठी आवाज से सबके होठों पर मुस्कान उभर आई। सबने सलाम का जवाब दिया। इधर आओ बेटा। एक बूढ़ी औरत ने नयन की आने का इशारा किया। नयन को सोशलाइज होने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए वो चुपचाप आकर उनके पास बैठ गई। हमारे प्रधाननी बड़ी खूबसूरत है, कहाँ से खोज लिया प्रधान जी ने? रोशनी ने कहा, खोजा, ये तो जबरदस्ती गले। उसके शब्द उसके गले में ही रह गए। बेगम परवीन ने रोशनी का हाथ दबाया था। नयन ने हैरानी से उन्हें देखा। मैं प्राणी नहीं, मैं नयन नाज हूँ। वो सब मुस्कुरा दिए। नयन ने सामने रखे नाश्ते को देखा, प्लेट उठाकर बोली, दादी ये लीजिए, ये पकोड़े मुझे बहुत पसंद हैं। वो मुस्कुरा कर लेते हुए बोली, शहर से हो? नयन हाँ में सिर हिलाने लगी। 2 लोग नयन को बुरी तरह घूर रहे थे। नयन सबको बताने लगी, वो कैसे रहते हैं, नयन क्या करती है। ये व्लॉग क्या है? ब्लॉग नहीं दादी, व्लॉग। वो हम फोन से बोलते हुए वीडियो शूट करते हैं। सब दिलचस्पी से नयन की बात सुन रहे थे। नयन की बचकानी बातें सुन सुनकर हंस रहे थे। नयन भी उनके साथ हंसती। एक औरत ने कहा, हमारे प्रधान जी मोहब्बत करते हैं ना? अरे आंटी, क्या 2 दिन में मोहब्बत करेंगे? गुस्सा हो करते हैं, ऐसे शेर की तरह गुर्राते रहते हैं। सही से क्यों नहीं लेटती, नमाज क्यों नहीं पढ़ती? अपनी उन चमकीली आंखों से घूरते रहते हैं, जैसे हर वक्त डराते हो। लेकिन मैं भी नयन नाज हूं, मैं नहीं डरती। तुम क्या करती हो? मैं रोने लगती हूँ। ये सुनकर सबने आवाज की तरफ देखा। अली सलाम करता आया, फिर नयन को घूरता निकल गया। सब एक साथ हंस दिए। नयन का मुंह बन गया। कुछ देर में सारी औरतें चली गईं। नयन वही बैठी खा रही थी। फातिमा भी अली की ताई बोली, बहू बहुत दिन हो गए, अब अपनी जिम्मेदारी संभालो, अपनी सांस को आजाद करो, किचन से काम संभालो। नयन कुछ बोलने को हुई कि बेगम परवीन ने मुंह पर हाथ रख शांत रहने को बोला। परवीन? जी भाभी। फातिमा बी के आवाज देने पर वो आगे आई। आज शाम को नई बहू और अली के साथ सबकी दावत है। शाम को खाना नहीं बनाना, उधर ही खाना है, समझी? दावत? नयन कंफ्यूज हुई। कोई उसे समझा नहीं सकता था। फातिमा भी 2-4 हिदायतें देकर चली गई। नयन ने कहा, ये कितना बोलती है? बेगम परवीन बोली, शाम के लिए तैयार रहना। वो चली गई। अली नीचे आते दिखा। नयन जल्दी से उसके सामने पहुंचा। अली ने खुद को रोक लिया, वरना वो दोनों टकरा जाते। अली ने नजरें उठाकर उसे देखा। दावत क्या होता है?
डिनर इनविटेशन है ताया की तरफ से। ओह लेकिन मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, न शूज मेकअप कुछ नहीं है, मैं रेडी कैसे होंगी, उसे एक फिक्र और आ घेरा था। अली बोला सब हो जाएगा। अली उसके साइड से निकलकर चला गया। शाम को नयन तैयार खड़ी थी। रोशनी और बेगम परवीन उसे चलने को बोल रहे थे। नयन की नजरें अपने कमरे के दरवाजे पर थी। उसे अकेले जाने से घबराहट हो रही थी। अब उसे अली के साथ सेफ फील होता था। अन्य ढंग से वो चल दी, तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। होठों पर मुस्कान आ गई। इस इत्र की खुशबू को वो अच्छे से पहचान गई थी। वो लोग उस छोटे दरवाजे से जाने लगे। नयन झुकी, फिर बाहर होने को हुई। उसका सिर ऊपर लगता उससे पहले ही बाहर से अली ने उसके सिर पर हाथ रख लिया। नयन ने आंखें उठाकर देखा, तभी आवाज आई, आराम से आ जाओ। नयन निकल आई। अली उसके पीछे आने लगा। किताया इरफान बोले, बरखुरदार अभी से बेगम के पीछे चलने लगे हैं। अली कम ही बोलता था, उसने कुछ नहीं कहा। नयन का मन था कुछ कहने का, लेकिन उसे बेगम परवीन की 1000 नसीहतें याद थी। नीचे चटाई बिछा था जिस पर खाना लगा हुआ था। सबसे पहले बच्चे बैठे हुए थे। अली केवल खाने के लिए राजी हुआ था, बाकी उसने सब मना कर दिया था। सब अपनी अपनी जगह लेने लगे। सारे लोग नयन से मिलते हुए उसे बता रहे थे अली उनका कौन है, अब नयन उनकी कौन हुई। इतने रिश्ते देख नयन ने अली को देखा। ऐसा लगता है जैसे 100 साल पुराने बुढ़े से शादी कर ली हो, इतने रिश्ते। अली ने भी जैसे ये सुन लिया हो। उसने नयन को घूरा। नयन दूसरी तरफ देखने लगी। सब एक एक कर बैठे सामने। ताया उनके बराबर में, उनके बेटे, फिर बहुत ताई, बेगम परवीन बैठे। नयन अभी भी खड़ी थी। फातिमा ताई ने नयन को देखा। नयन गुस्से में रोशनी को घूर रही थी। वो उसके बैठने से पहले अली के पास बैठ गई थी। अब अली और अनस के बराबर में ही जगह थी। फातिमा ताई बोली, बैठे बहू, वैसे आप नहीं होती तब आपकी जगह हमारी रोशनी होती। सबने यही सोचा था। रोशनी अली के निकाह के बारे में बात करते थे। वैसे दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, आंखें भी एक जैसी ही हैं। नयन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी थी। उसने अपने कदम पीछे लिया। 13 पास आना। उफ खुदाया, आपकी हॉट बीट कितनी फास्ट है। इतने रिश्ते देख नयन ने अली को देखा। ऐसा लगता है जैसे 100 साल पुराने बुढ़े से शादी कर ली हो, इतने रिश्ते। अली ने भी जैसे ये सुन लिया हो। उसने नयन को घूरा। नयन दूसरी तरफ देखने लगी। सब एक एक कर बैठे सामने। ताया उनके बराबर में, उनके बेटे, फिर बहुत ताई, बेगम परवीन बैठे। नयन अभी भी खड़ी थी। फातिमा ताई ने नयन को देखा। नयन गुस्से में रोशनी को घूर रही थी। वो उसके बैठने से पहले अली के पास बैठ गई थी। अब अली और अनस के बराबर में ही जगह थी। फातिमा ताई बोली, बैठे बहू, वैसे आप नहीं होती तब आपकी जगह हमारी रोशनी होती। सबने यही सोचा था। रोशनी अली के निकाह के बारे में बात करते थे। वैसे दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, आंखें भी एक जैसी ही हैं। नयन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी थी। उसने अपने कदम पीछे लिया। अब आगे। अली ने पलट कर देखा। नयन को कदम पीछे लेते देख उसने अपने दोनों साइड देखा, फिर अनस की तरफ होकर बैठ गया। अब अली और रोशनी के बीच जगह हो गई थी। अली ने नयन को आंखें दिखाई। नयन ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन उसकी आंखें छोटी हुई। रोशनी अली के पास खिसक रही थी। नयन सब भूल तेजी से जाकर वहां बैठ गई। खिसियानी हंसी के साथ रोशनी को देखा। उसे ये सब बुरा लग रहा था। वो हट हो रही थी। उस जगह अपना आप अजनबी सा लगता। नयन बैठकर जो पूछ रहा था उसके सवालों के जवाब दे रही थी, बिना किसी हिचक, बिना किसी परेशानी के। वहां अली के भाई सोहेब का बेटा था, जो अपनी अम्मी के पीछे से छिप छिप कर नयन को देखता। जैसे ही नयन उसके तरफ देखती वो फिर से छिप जाता। नयन को हंसी आ रही थी। नयन ने जैसे ही होठों का पाउट बनाकर उसे फ्लाइंग किस देना चाहा कि किसी ने नयन के हाथ पर मारा। नयन ने गर्दन टेढ़ी कर देखा। वो अली था, लेकिन अब शांति से ताया के सवालों का जवाब दे रहा था। नयन नाक फूला कर उसे देखने लगी कि साहिबा ने उसे आवाज दी, नयन। नयन ने उसे देखा लेकिन पहचाना नहीं। बेगम परवीन सबसे उसका इंट्रोडक्शन कराने लगी। फैमिली इतनी बड़ी थी। नयन झुककर चटाई की लास्ट लाइन तक देखने की कोशिश करने लगी। बाप रे, इतनी बड़ी फैमिली। नयन ज्यादा झुकने की वजह से गिरने को हुई, लेकिन अली ने उसे संभाल लिया। क्या कर रही हो? उसके डांटने के अंदाज पर नयन नाराजगी से अली को देखने लगी। आप मुझे डांट रहे हो? साहिबा ने कहा। डांट नहीं रहे नयन, अभी आप सालन पर गिर जाती। सालन? वो कंफ्यूज हो गई। अली जो उसे बाजू से पकड़ पीछे कर चुका था उसे देखा। सालन बोलकर अपनी आईब्राउ रेस की। अली ने एक गहरी सांस ली। ये लड़की बहुत इरिटेटिंग थी। दीज डिशेस बोलता वो अपनी प्लेट सही करने लगा। नयन ने उसे घूरा। इतना एटीट्यूड में बोलने की क्या जरूरत है? सब खाना शुरू कर चुके थे। नयन ने जैसे ही पहला निवाला खाया उसके कान खड़े हो गए। इतनी मिर्च! नयन का चेहरा लाल हो गया, आंखों में पानी भर आया। मॉम, उसने तेज से कहा। स्पाइसी, सो स्पाइसी। बोलती वो अपने मुंह को हाथों से हवा देने लगी। मिर्च मिर्च! फातिमा बी के चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि वे उन्होंने ही बनाई थी। बेगम परवीन ने जल्दी से नयन को पानी दिया। नयन एक सांस में ही पी गई। उसे अपने चेहरे से गर्माहट निकलती महसूस हो रही थी। कुछ पल में सब फिर से खाने लगे। नयन अब जो खा रही थी उसे अच्छा लगा। ये वाला बहुत टेस्टी है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। फातिमा बी ने घुरकर उसे देखा। नयन आराम से खा रही थी। उसे शरारत सूझी। चुपचाप अपना हाथ पीछे ले जाकर उसने अली के पिंच किया। अली के हाथ खाते से रुक गए। उसने सिर घुमाकर बुरी तरह नयन को घूरा, जो मुस्कुराते हुए खा रही थी। नयन ने फिर से वही किया। वो अपना बदला ले रही थी। अली ने सरगोशी की। शांत रहो। नयन पूरी आवाज में बोली। कुछ कहा आपने? सब अली को देखने लगे। अनस ने अली को देखकर मुस्कुराकर बोला, थोड़ा सब्र करे भाईजान, घर जाकर आराम से भाभी से बात करना। अली ने उसकी तरफ देखा। वो चुप हो गया। नयन दबी दबी हंसी हंसती अपना खाना खाती रही।
सब सही जा रहा था। फातिमा भी किसी को सालन उठाकर दे रही थी। उनके हाथ से बर्तन छूटा, गर्म गर्म सालन नयन के हाथ पर गिरा। नयन की दर्द भरी चीख गूंज गई। मॉम। अली ने जल्दी से नयन के हाथ को पकड़ा। लड्डू। पानी के जग में नयन का हाथ डाल दिया। नयन दर्द से बिलबिला कर रह गई। अपना हाथ खींचती बोली, बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है। उसने अली के कंधे को अपने दूसरे हाथ से पकड़ा। नयन का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया। आंखों से आंसू निकलकर उसके चेहरे को गीला करने लगे। अली ने सिर उठाकर फातिमा बी को अपनी जलती निगाहों से देखा। वो खुद घबराई हुई थी। बेगम परवीन साहिबा नयन के पास आए। बेगम परवीन उसके सिर को सहलती बोल रही थी, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, हवेली लेकर चलो। अली ने नयन को अपनी गोद में नहीं उठाया। उसका हाथ पानी से निकालकर अपने रुमाल में रखा। पूरा हाथ लाल पड़ गया था। उसके सफेद हाथ पर लाल निशान साफ दिख रहे थे। अली उसे कंधे से थाम कर ले गया। बाबा साहेब भी उठ खड़े हुए। वो दूसरी तरफ से तेजी से हवेली में गए। इरफान साहब ने नाराजगी से फातिमा बी को देखा। साहिबा दुखी सी बोली, उसने कुछ खाया भी नहीं था। चची अमीना बोली, ऐसा करो सबका खाना भिजवा दो, वहीं खा लेंगे, बेचारी बच्ची कितना दर्द हो रहा होगा। इरफान साहब ने सख्ती से कहा, बाकी सब खाओ। सब खाने लगे, लेकिन अब वो खुशनुमा माहौल नहीं था। नयन को हवेली में आते ही अली ने कहा, बाबा साहेब से लेप लाओ एक साफ मखमल का कपड़ा। नयन अभी भी रो रही थी। अली ने नयन के आंसू साफ कर कहा, कुछ देर रुको, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। नयन तेजी से रोने लगी। अली ने अब उसे अपनी बाहों में उठा लिया, रूम में लेकर आया। उसे आराम से बिठाकर उसके हाथ को अपने हाथ में थामा। नयन ने दर्द भरी सिसकी ली। आह, दुख रहा है। अली ने हल्के हल्के फूंकते हुए कहा, अभी जलन कम हो जाएगी। तभी रोशनी अपने हाथ में लेप का प्याला लेकर अंदर आई। वो बहुत धीमे धीमे कदमों से आ रही थी। नयन ने उसे देखा, फिर आंसू भरी आंखों से अली को देखा। ये देखो कितनी हल्के हल्के चल रही है। अली ने सिर घुमाकर देखा, तब तेज कदमों से रोशनी ने लाकर तख्त पर रखा था। अली ने फिर से नयन के आंसुओं को साफ किया। बेगम परवीन दरवाजे की ओर से देख रही थी। अली की मौजूदगी में वो उसके कमरे में नहीं आती थी। नयन के हाथ पर अली ने लेप लगाना शुरू किया। नयन को तेज दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा। नयन अली के पास आ गई, उसके कंधे पर सिर रख लिया। रोशनी ने उसे घूर कर देखा, कुछ तो शर्म करो तुम तो। नयन ने गुस्से में कहा, तब जाओ ना यहाँ से, ये तुम्हारी जगह नहीं है। कहती रोशनी उसे और कुछ बोलने वाली थी कि अली की सर्द आवाज आई, जाओ। रोशनी की आंखें लाल हो गई। वो नयन को घूरती वहां से चली गई। नयन अपना हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी। अली बोला, शांत बैठो। नयन ने अली को पुश किया, सब आपकी वजह से हुआ है। आप और वो आपकी सहेली, जाओ उसकी आंखें देखें। अली ने नागवारी में सिर हिलाया, मुझे मॉम के पास जाना है। शश, एक शब्द भी नहीं। अली ने तकिए सही से कर उसे लिटाया, उसके हाथ को थोड़ी दूरी पर रख दिया। मुझसे दूर रहें। अली जानता था ये सब वो क्यों कर रही है। शांत हो जाओ, सही हो जाएगा। हाँ, आपकी महबूबा फ्यांसे ने किया है, तब यही बोलोगे। तुम्हारे मुंह में दर्द नहीं हो रहा है। मुझे बोलने की आदत है, आप नहीं बोलते, इसलिए आपके मुंह में दर्द होना चाहिए। अली ने घूर कर उसे देखा, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। नयन ने आंखें बंद कर ली। बेगम परवीन ने आवाज दी, नयन। नयन की आंखों में रुके आंसू फिर से आने लगे। वो खाना लेकर आई थी। बेटा कुछ खा लो। उन्हें देखती ही अली वहां से चला गया। बेगम परवीन ने उसके सामने खाना रखा, उसे खिलाने के लिए आगे आईं। तभी नीचे से तेज आवाज आई, परवीन। उन्होंने बाहर की तरफ देखा, तुम खाओ, मैं आती हूँ। नयन ने अपने हाथ को देखा, गुस्से में बोली, ये सब उसने ही किया है, अब मैं बताती हूँ। अलकहार अब्दुल रहमान की बीवी कौन है? उसने हथेली से अपने आंसू साफ किए। कहाँ हो आप? बोलते हुए एक नज़र खिड़की की तरफ देखा। अली फोन में कुछ करता आया। नयन अपना हाथ एक तरफ कर मुंह फुलाए बैठ गई। मुझे भूख लगी है। नयन के चेहरे को देख अली ने कुछ नहीं कहा। प्लेट सीधी कर अपने हाथ में ली कि नयन उठकर अली की गोद में बैठ गई। अली ने हैरान होकर उसे देखा। क्या हुआ? कहती वो अली को गौर से देख रही थी। अली ने अपने बालों में हाथ फेरा, एक गहरी सांस ली। उफ खुदाया, आपकी हॉटबीट कितनी फास्ट है। अली ने बेचैन सी आवाज में बोला, क्या कर रही हो? खाना खाने की तैयारी। नयन के जवाब पर अली ने उसे बुरी तरह देखा। नीचे बैठो। जान मुझे चोट लगने पर ऐसे ही खिलाता है। डैड भी यहाँ कोई मुझे लव नहीं करता, हमजा बेबी भी मुझे। अली ने नयन के जबड़े को हाथों में ले उसे खिलाया। अपने आशिक का नाम मेरे सामने इस तरह से लेने की जरूरत नहीं है, वरन। अली उसे बेदर्दी से घूरता रहा। 3 दिन बाद नयन अपने सामने खड़े अली को घूर रही थी। वो उसे कमरे से बाहर जाने का रास्ता नहीं दे रहा था। नयन उसे घूरते हुए बोली, सजदा जोर से किया था, जो दिमाग खराब हो गया है। तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। मैं सच में मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकती हूँ? मासूमियत से बोलती नयन ने गर्दन अकड़ा कर कहा, हाँ कर रही हूँ। किस खुशी में? मेरी मर्जी, आपके पास आपकी महबूबा है न, जाएं उसके पास, मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हैं? अली ने मुस्कुरा कर नयन को देखा। जलती हो तुम? इतनी ही बात काफी थी नयन का पारा हाई करने के लिए। आप कौन है मेरे, जो मैं आपकी उस महबूबा से जलूंगी? समझ क्या रखा है आपने मुझे? मैं नयन नाज हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐस बड़ी ही कोई चीज नहीं जो नयन नाज की न हो। उसके जैसी 10 आ जाए फिर भी नयन नाज का मुकाबला नहीं कर सकती, समझे आप? आप मेरे कौन है जो मैं आपकी उस महबूबा से जलूंगी? नयन ने बहुत गुरूर के साथ ये कहा था। अली जो अभी तक चैन से सुन रहा था, उसके चेहरे पर ठंडे भाव आए। उसने नयन को कंधों से पकड़ अपने पास किया। नयन अली के सीने से टकरा गई। नयन ने सिर उठाकर अली को देखा। आंखों सुर्खती चेहरे से गुस्सा झलक रहा था।
कौन हूं मैं तुम्हारा? अली के गुर्राने पर नयन ने वैसे ही कहा, ओह तब मेरे कुछ कहने से आपको फर्क पड़ रहा है। अली ने नयन की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने ज्यादा करीब कर उसके चेहरे पर झुक अपनी गर्म सांसें छोड़ी। अली जाके ऐसे करने से नयन ने एक गहरी सांस ली, उसकी पकड़ अली के कंधे पर कस गई। मोहब्बत तो नहीं हो गई मुझसे? नयन तेज सांसों के बीच बोली थी। CH-14 बढ़ती करीबिया, छोड़ मुझे। अली के गुर्राने पर नयन ने वैसे ही कहा, ओह तब मेरे कुछ कहने से आपको फर्क पड़ रहा है। अली ने नयन की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने ज्यादा करीब कर उसके चेहरे पर झुक अपनी गर्म सांसें छोड़ी। अली के ऐसे करने से नयन ने एक गहरी सांस ली, उसकी पकड़ अली के कंधे पर कस गई। मोहब्बत तो नहीं हो गई मुझसे? नयन तेज सांसों के बीच बोली थी। अब आगे। नयन के ये बोलने पर अली ने उसे अपने और करीब किया। दोनों के शरीर एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो बेखौफ निगाहें एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। मोहब्बत नहीं होती मुझे? हाँ बीवी हो, इतना काफी नहीं है क्या? ये बोलते हुए अली ने अपने गाल से नयन के गाल को सहलाया। नयन ने सिहरते हुए अपने कदम पीछे लेने चाहे लेकिन अली ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। नयन का रोए रोए खड़े थे, बेयकीनी से कहती हुई अली को देख रही थी। क्या हुआ बेगम, मोहब्बत की तस्वीर नहीं पढ़नी? बोलते हुए अली ने नयन के गले पर अपने होंठ रब किए। नयन ने तेज से अपने लबों को काटा। अगले ही पल उसकी आह निकली। आह, क्या कर रहे हैं? बता रहा हूँ, कहता अली नयन के गले पर अपने होंठों से सहलाता उसके जॉलाइन फिर उसके होठों के पास आया। एक पल को नयन को अपनी धड़कन रुकती महसूस हुई। उसने आंखें बड़ी बड़ी कर अली को देखा। कुछ कहना चाहा कि मुंह के शब्द मुंह में ही रह गए। अली ने नयन के होठों पर होंठ रख उसे कुछ बोलने ही नहीं दिया। अली ने नयन के निचले होंठ को अपने होठों के बीच लेकर दबाया। नयन ने सख्ती से अपने पैरों की उंगलियों को मोड़ते हुए आंखों को भींचा। ये बहुत अलग एहसास था जो नयन ने कभी महसूस नहीं किया था। उसे अपने पेट में जाने कितनी तितलियां उड़ती महसूस हुई। बहुत ही खास एहसास था। अली के बालों में हाथ डाल नयन ने उसका साथ देना चाहा। वो जरा अनाड़ी थी। अली एक टक बिना पल के झपकाए नयन के चेहरे को देख रहा था। कितना खास, अहम और अपना लगने लगा था ये चेहरा। जहां उसकी रातें बेजार होती थी, अब इस चेहरे को देखने के बाद ही नींद आती थी। अली नयन के होठों को बस काट रही थी। अपने पिछले जन्मों में भी उसने किसी से इस तरह से करीबी नहीं बढ़ाई होगी, इसलिए उसके बस का नहीं होगा। वही उनके कमरे की खिड़की पर खड़ी रोशनी ये देख रही थी। जलती निगाहें उन दोनों पर ही थी। लगातार खिड़की की कुंडी पर अपना हाथ गुस्से से मसल रही थी। एक कील उसके हाथ में लगी, खून रिस कर नीचे जमीन पर गिरने लगा। उसे दर्द का एहसास नहीं था, बस अंदर एक तूफान उठ रहा था। मैं तुम्हें मार दूंगी, जान से मार दूंगी। इस वक्त वो नयन की किसी दुश्मन की तरह देख रही थी जो बस उसकी तबाही चाहती है। नीचे से बेगम परवीन ने उसे आवाज दी, रोशनी नयन को बुला लाओ, रात से कुछ नहीं खाया उसने। एक नजर उन दोनों को देखा जो अभी भी एक दूसरे में गुम थे। नयन अली के कंधों पर हाथ रख उसे धक्का दे रही थी। उसे अपनी सांसें थमती महसूस हो रही थीं। अचानक से दरवाजा खुला। अली नयन को पलट दिया। उससे दूर हो उसे अपने सामने कर खुद दरवाजे की तरफ पीट कर खड़ा हो गया। नयन का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। बहकती सांसें बेकाबू धड़कनों को बीच उसने अली के हाथ को कसकर थाम लिया। नयन अली के वजूद के आगे छिप गई थी। कुछ पल खुद को नॉर्मल कर अली ने गर्दन मोड़कर एक गुस्सैल नजर दरवाजे पर खड़ी शख्स पर डाली। कौन है? सर्द आवाज में बोलने पर रोशनी ने अंदर आते हुए कहा, तुम्हारी बीवी को अम्मा बुला रही हैं। अली उसे अपनी लाल आंखों से घूरता रहा कि रोशनी बोली, कहाँ है वो? आइंदा आने से पहले आवाज देना। आ रही है वो, कहता वो मुड़ गया। ये पहली बार नहीं था। वो हमेशा से ही रोशनी के बेधड़क आने पर उसे डांट देता था, लेकिन रोशनी को आज अपने तौहीन, इंसल्ट लग रही थी। उसे पता था नयन कहाँ है। वो वहीं खड़ी रही। इस बार अली ने तेज आवाज में कहा, जाओ। रोशनी का वजूद डर से कांप गया। वो तेज कदमों से वहां से निकल गई। अली ने नयन को देखा जो सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। कोई ऐसे चीखता है क्या? बेचारे आपके दिल की धड़कन तेज ही गई। शरारत से मुस्कुराती नयन अली से दूर होकर जाने लगी। अली ने नयन की कलाई थाम ली। नयन ने पलट कर देखा, जाने नहीं दोगे? लगता है कोई खूबसूरती के माया जाल में फंस ही गया। कहते हुए नयन ने अपने होठों का पाउट बनाकर अली को देखा। नयन की बात पर अली सिर नीचे कर मुस्कुरा दिया। उफ खुदाया, कोई मुस्कुराता भी है। अली ने नयन की कलाई छोड़ी। उसके सामने आकर नयन का दुपट्टा उठा उसके सिर से कंधों पर फैलाते हुए बोला, आइंदा मुझे नजरअंदाज मत करना वरना अंजाम इससे आगे होगा। अली ने नयन के होठों को हौले से छुआ। नयन के वो सूजे होंठ दर्द कर गए। अली ने नयन को जाने का इशारा किया। वो मुस्कुराती आगे बढ़ गई। नयन दरवाजे पर पलटी। रश कीजिए, अपनी किस्मत आपको नयन मिली है। अली नहीं पलटा। वो वैसे ही अपना काम करता रहा। जिस दिन ये लगेगा जरूर तुम्हारी बात से इत्तफाक एग्री करूंगा। नयन मुस्कुराती चली गई। बाहर आकर उसकी मुस्कान गहरी हुई, चेहरे पर पहले से ज्यादा शर्माहट आ गई। वो गुलाबी चेहरा फड़फड़ाती पलकें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। नयन किचन में आए। किचन बहुत बड़ा था लेकिन शहर जैसा नहीं, फिर भी हर एक चीज सलीके से रखी हुई थी। एक तरफ मिट्टी का बना चूल्हा और ऊंचे मचान पर सिलेंडर और गैस चूल्हा रखा था। नयन पहली बार वहां कदम रखी थी, इसलिए बड़े ध्यान से सब देखने लगी। उसने अब ध्यान दिया, रोशनी रो रही थी। बेगम परवीन उसे पुचकार रही थी। नयन की हमेशा की आदत, सारी अटेंशन, सारा प्यार उसे चाहिए। जिन लोगों को वो पसंद करती है वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करें। उसका मुंह बन गया, लेकिन रोशनी को रोते देख बुरा भी लगा। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रोशनी ने कुछ नहीं कहा। बेगम परवीन ने नयन को देखा। अली ने क्यों डांटा बेवजह इसे? नयन बोली, मुझे इससे ज्यादा डांटते हैं, सुबह ही शुरू हो जाते हैं। मैं तो नहीं रोती और थोड़ी सी गलती इसकी भी थी। ऐसे कैसे किसी कपल के रूम में बेधड़क घुसाओगी? कपल? बेगम परवीन के बोलने पर नयन हंसने लगी। कपल नहीं आंटी, कपल मतलब एक लड़का और एक लड़की जिनकी शादी हुई है। उसे इतना ही समझ आया, मतलब अंकल और आप। बेगम परवीन इतना ही सुनकर शर्माने लगी। धत पागल लड़की कैसी बातें करती है। नयन ने रोशनी को देखा। आगे से ध्यान रखना। ध्यान तुम लोगों को रखना चाहिए, वो सबके लिए रात है जो करना है।
वो गुस्से में बोल रही थी कि नयन ने उसकी बात काट, तुम्हें कैसे पता हम कुछ कर रहे थे, तुम देख रही थी हमें? रोशनी चुप हो गई। बेगम परवीन भी हैरानी से रोशनी को देख रही थी। नयन के होठों पर शातिर मुस्कान थी। नहीं, मैं क्यों ताका झांकी करूंगी, मैंने कब कहा तुम ताका झांकी कर रही थी, तुमने दरवाजा खोलने पर देखा ही था। रोशनी चुप हो गई। नयन ने सामने रखे एक शीशे के डिब्बे को देखा। ये क्या है? इमली है। अब क्या तुमने इसे भी नहीं देखा? इमली ऐसी तो नहीं होती, वो बॉक्स में आती है, एक एक रैपर अलग। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, लेकिन ये असली इमली है। बेगम परवीन ने एक टुकड़ा उठाकर नयन के मुंह में डाल दिया। एक नयन के चेहरे के भाव बदल गए। कितना खट्टा है। उसने अपना चेहरा समेट लिया। बेगम परवीन हंसने लगी। उफ खुदाया। वीनू ने जल्दी से एक तरफ जाकर उसे थूक दिया। उसके दांतों में सीटी बजने लगी थी। अरे वो मूवीज में वो पेड़ से तोड़कर खाते हैं वो क्या? वो इससे भी ज्यादा खट्टी होती है। मीठी इमली दूसरी होती है, तुम्हें मंगा दूंगी मैं। नयन ने हाँ में सिर हिलाया। आपने बुलाया था मुझे? हाँ, अब तुम्हारा हाथ ठीक है, इसलिए तुम्हें काम छुआना है? मतलब? नयन के पूछने पर इस बार रोशनी ने कहा, मतलब तुम्हें अपने हाथ से मीठा और खाना बनाना होगा, खानदान वालों की दावत होगी, मीठा दरगाह जाएगा। नयन के चेहरे पर 12 बज गए। मुझे खाना बनाना नहीं आता है। बेगम परवीन मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, तुम बस परोस देना। उफ खुदाया, मैं डर ही गई थी। नयन ने अपने सीने पर हाथ रख गहरी सांस ली। नयन सब देखने लगी। वहीं बेगम परवीन मुस्कुराते हुए नयन को आसपास के बारे में बता रही थी। रोशनी बस उन दोनों को सुनते हुए अपना काम कर रही थी। नयन आज हवेली के बगीचे में आई थी। उसने आज से पहले हवेली को नहीं देखा था। अब वो सबके साथ घुलने मिलने लगी थी, इसलिए उसे अब एक्साइटमेंट हो रही थी सब देखने की। रंग बिरंगे फूल, घास से ढकी जमीन। नयन ने अपनी चप्पल उतार कर साइड रख दी। ठंडी घास पर नयन ऐसे ही चलने लगी। सामने एक माली काम कर रहे थे। नयन ने खूबसूरत फूल को देखते हुए पूछा, क्या मैं इसे ले लूं? माली ने पहले नयन को सलाम किया। बेगम हुजूर, ये सब अली साहब ने लगाए हैं, कोई इन्हें छुए तब भी वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। आज ही लाल गुलाब लगाने को बोला था, आप लेंगी? वो गुस्सा न करें। इन सारे फ्लावर्स का होता क्या है? माली को समझ नहीं आया कि नयन ने बोला क्या, लेकिन हाथ के इशारे से समझ गया वो गुलाब को ही बोल रही है। ये अली साहब की अम्मा की कब्र पर जाते हैं, साथ ही हर जुमेरात को मजार पर भी जावे हैं। नयन सोच में पड़ गई। अली अम्मी परवीन बेगम है ना, फिर उनकी कब्र? अचानक से बारिश की बूंदें आई। अभी हल्की हल्की ही थी। यहाँ बारिश बहुत खूबसूरत दिखती होगी ना? उस माली ने नयन की तरफ अभी भी नजर उठाकर नहीं देखा था। हाँ बेगम हुजूर, हवेली की छत से बहुत खूबसूरत नजारे दिखे हैं। नयन बिना सुने भाग गई। उसने मुंह बिचक कर नयन को देखा, पर देखा कोई न रहे शहर की लौड़ियों को। नयन नंगे पैर ही भागते हुए छत पर आई थी। अब बारिश की बूंदें जरा तेज हो गईं, छत गीली हो गई थी, हवाएं बहुत ठंडी। छत पर एक तरफ बगानी थी, घर के कुछ हरे मसाले, धनिया, मिर्च, टमाटर और भी चीजें। नयन ने उन्हें देखा। वहां बस एक गुलाब का पौधा था, वो भी बीच में रखा हुआ, जैसे छिपा कर रखा गया हो। नयन ने नदी की तरफ देखा। वहां पेड़ों पर और पानी में बारिश की बूंदें बहुत खूबसूरत दिख रही थी। नयन ने आसमान में देखा। वहां रेनबो था, एक नहीं दो, आसमान से नदी तक। नयन खुशी से उछल पड़ी। वाओ सो ब्यूटीफुल। वो खुशी से उछल रही थी। उफ खुदाया, ये गांव कितना खूबसूरत है। वो सब तरफ देख रही थी। सामने से उसे पुल दिखा, उस पर कोई जीप आ रही थी। नयन ने ध्यान से देखा, वो अली था, उसके साथ कोई और भी। वो दोनों दूसरी तरफ इशारा करते हुए कुछ बात कर रहे थे। अचानक से झाड़ियों में से निकलकर कोई भाग। नयन जो अली को हाथ दिखा रही थी वो ठहर गई। जीप जैसे ही उस पुल पर आए, अचानक से वो धंस गया। नयन जोर से चीखी, नो। उसका सिर चकरा गया। 15 एक्सीडेंट। बेचैन नयन। अब आगे। नयन की तो जैसे सांसें अटक गई, आंसू आंखों से बाहर आने लगे। वो बिना एक पल गवाए नीचे की ओर भागी। बाबा साहेब, बाबा साहेब बोलता नयन सीढ़ियों से उतर रही थी कि पैर फिसला और सिर दीवार में लगा। नयन रुकी नहीं। बाबा साहेब। वही सब उस तेज आवाज पर अपनी अपनी जगह रुक गए। हवेली में किसी औरत की इतनी तेज आवाज नहीं सुनी गई थी। वहीं बाबा साहेब कुछ आदमियों के साथ बैठे थे। पर्दा लगा हुआ था। औरतों का उस ओर आना इस वक्त मना था। नयन उन्हें आवाज देते हुए आए। बाबा साहेब उसकी इतनी तेज आवाज को सुनकर अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके साथ ही बाकी सब भी अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। नयन भागते हुए उस तरफ आई, पर्दा हटाकर उस तरफ कदम रखा। बेगम परवीन जो नयन को उस ओर जाते देखकर तेजी से किचन से उसे रोकने के लिए आई, लेकिन नयन निकल चुकी थी। सब हैरानी से नयन की देख रहे थे, जो तेज तेज सांसें ले रही थी। बाल पसीने से चेहरे पर चिपक गए थे। दुपट्टा गले में बेतरतीब आ गया था। इमरान साहब नयन को ऐसे देखकर आग बबूला हो गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नयन में बाबा साहेब को देखा, फिर रोते हुए बोली, वो बाबा बाबा, वो ब्रिज गिर गया, उस पर जीप थी, वो भी गिर गई। क्या बक रही हो? जाओ सब यहाँ से। एक एक कर सब वहां से निकल गए। बाबा साहेब अलकहार वो आ रहे थे, उनकी जीप गिर गई। अपनी उखड़ी सांसों के बीच नयन इतना ही बोल पाई। बाबा साहेब उसकी अधूरी बात समझ गए। अली, पुलिया पर चलो, गाड़ी निकालो। बाबा साहेब निकल गए, उनके साथ ही इमरान साहब भी। सबके जाने के बाद नयन वही बदहवास सी बैठ गई। ये क्या हो गया? अभी सुबह तो ही वो ठीक गया था मुस्कुराते हुए, अब नयन के दिल की धड़कन बहुत तेज थी। डर से हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें मूंदकर अपने आंसू आंखों में रोकने की कोशिश की, लेकिन आंसू मोतियों के रूप में गालों पर फिसल आए। बेगम परवीन नयन के पास आई। नयन, तुम इधर क्यों आई? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अली के अब्बा और बाबा साहेब कितना गुस्सा करेंगे तुम पर। उसे रोते देखकर वो चुप गईं। क्या हुआ है? उन्हें देखकर नयन उनसे लिपट कर बच्चों की तरह सिसकने लगी। क्या हुआ है बिटिया? वो गिर गया, ब्रिज से गिर गए, उन्हें चोट लगी होगी, वो ठीक होंगे। रोशनी ने कहा, तुम्हें मर्दों के हुजूम में जाने का शौक है क्या? इधर क्यों आई तुम? नयन ने अपनी लाल आंखों से देखा। तुम चुप रहोगी? यहाँ कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है, अपना मुंह बंद रखो।
नयन ने तेज आवाज में इतने गुस्से से कहा। वो दोनों उसे देखने लगी। रोशनी का चेहरा सुर पड़ गया। नयन ने कुछ कहना चाहा कि बाहर से शोर आया। उन्होंने देखा अली कुछ लोगों के साथ आ रहा था। उसके साथ जैद बाबा साहिब बाकी सब भी थे। बेगम परवीन उसे लेकर जल्दी से किचन में चली गईं। नयन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़े, मुझे देखना है, मुझे उन्हें चोट लगी है। रोशनी ने किचन का पर्दा डालते हुए कहा, ऐसे मत करो कि तुम्हें उससे बेहद मोहब्बत है। उसके चोट को खबर सुनकर सांसें नहीं आ रही। सब जानते हैं, हो सकता है ये तुम्हारी दुआओं का ही नतीजा हो। नयन उसे अपनी लाल आंखों से देख रही थी। बेगम परवीन ने रोशनी को डांटा, क्या कह रही हो तुम? अली शौहर है उसका, वो क्यों उसके लिए कोई बददुआ देगी? नयन ने हथेली से अपने आंसू साफ किए। कोई जानवर भी मेरे सामने मरता ही न तन, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। तुम ये बकवास मेरे शौहर के लिए कर रही हो। आइंदा अपनी जुबान सोच सोच समझकर खोलना, वरना अब नयन नाज को तुम जानती नहीं हो न। उसे फिंगर पॉइंट कर सख्ती से बोलती नयन की सुर्ख आंखें रोशनी को घूर रही थीं। अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड बेटर। बोलती नयन मुड़ गई। बेगम परवीन ने जल्दी से बोला, नयन अपने कमरे में जाओ। नयन ने अपने कदम कमरे की तरफ कर लिए। आज पहली बार रोशनी के चेहरे पर 12 बजे थे। नयन के वो अल्फाज उसे घबराहट का एहसास करा गए। अली पर्दे के किनार से नयन को देख रहा था। वो रोती हुई ऊपर जा रही थी। उसे नयन की सिसकियों का एहसास हवेली में कदम रखते ही हो गया था, मगर लोग जो उसके साथ थे वो ऐसे जा नहीं सकता था। लेकिन उसके आंसू अली के दिल पर पत्थर गिरने जैसे थे। अली बोला, बाबा साहेब मैं कमरे में जाता हूँ। बोलता अली उठा। बाबा साहेब बोले, हाँ जाओ, आराम करो, कुछ वक्त बारिश तेज हो गई है, नमाज घर में ही पढ़ लेना। सिर हिलाता अली बाहर आया, फिर तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। पीछे रोशनी उसे आवाज देने आई थी। तब तक अली सीढ़ियों से ऊपर जा चुका था। नयन दरवाजा खोलकर आई। गुस्से के साथ उसे रोना भी आ रहा था, मगर वो क्या कर सकती थी? आसमान में रहने वाली नयन के जैसे किसी ने पंख बांध दिए थे। इसका एहसास 1 महीने बाद उसे हो रहा था। नयन को पीछे अपने कदमों की आहट हुई। नयन पलटी नहीं, फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। तुम रो क्यों रही हो? नयन तेजी से पलटी, भागकर अली के गले से लग गई। उसके गले में हाथ डालते हुए अपना चेहरा अली के कंधे पर रख दिया। अली ने नयन को कमर से पकड़ लिया। नयन के पैर हवा में थे। अली नयन के सिर को सहलाता रहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आपकी जीप वहां। नयन की आवाज सिसकियों के बीच निकल नहीं रही थी। अली ने उसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन नयन उससे दूर नहीं हुई। अली ने नयन को पीठ को रब करते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है, वो भी उसी हाथ में जिससे तुम्हें पकड़ा हुआ है। नयन जल्दी से अली से दूर होकर उसके हाथ चेहरे को देखने लगी। अली के माथे पर हल्की चोट थी, लेकिन हाथ में ज्यादा लगी थी। अली ने नयन का आंसुओं से भीगा चेहरा देखा। नयन ने अली को बिठाते हुए कहा, आपको मैंने देखा था, वो ब्रिज गिर गया, आप उसके। अली ने नयन को अपने पास किया। नयन के दुपट्टे से उसके चेहरे को साफ किया। कुछ नहीं हुआ है, देखो ठीक हो, खुदा का करम है और दुआ। वो तुम नहीं मांगती, अगर मांगती तो शायद ये भी नहीं होता। अली की बात पर नयन ने नाराजगी से सिर उठाकर उसे देखा। अली की नजर नयन के माथे पर गई। उसके माथे पर हल्का कट लगा हुआ था। ये क्या हुआ है? वो सीढ़ी से पैर स्लिप हो गया था। तुम छत पर गई थी? हाँ, वहीं आपको देखा। अली उठा, पास से लेप की प्याली उठाई जो नयन वापस कर नहीं आई थी। ध्यान रखा करो, अगर कुछ हो गया तब तुम्हारा पूरा परिवार आ धमकेगा। नयन ने आंखों में अजीब सी बेचैनी लिए उदास सी आवाज में पूछा, अगर वो न आए तब कोई फर्क नहीं पड़ता? अली ध्यान से नयन के चेहरे को देख रहा था। वो बहुत संजीदा थी, किसे फर्क पड़ता? अचानक से नयन को आंखें भर आईं। उसे बहुत बुरा लगा। वो पलट कर जाने लगी। अली होठों पर मुस्कान लिए नयन को देखने लगा। नयन पलटी। अली फिर सीरियस हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। अलकहार। नयन के आवाज देने पर अली में ऐसे सिर उठाया जैसे उसे करंट लगा हो। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। धक धक की आवाज अली भी सुन पा रहा था। नयन वैसे ही खड़ी थी, कोई अली का नाम नहीं लेता था, सब उसके नाम से खौफ खाते थे, लेकिन नयन ने बिना किसी झिझक, बिना किसी परवाह के अली का पूरा नाम लिया। मैं डर गई थी वो देखकर, मुझे बहुत डर लग रहा था। अली ने एक शब्द नहीं बोला, शायद बोल ही नहीं पाया। उसने अपनी बाहें फैला दी। नयन ने आकर उसके सीने पर सिर रख दिया। एक सुकून का एहसास उसे हो रहा था। नयन पैर समेटकर अली की गोद में बैठ गई। अली ने बोहे सिकोड़कर नयन को देखा। ये क्या कर रही हो? अली का चेहरा तपने लगा था। नयन ने कुछ नहीं कहा। अली वैसे ही नयन की बंद आंखों को देखता रहा। कुछ देर बाद अली कपड़े बदलने के लिए गया था। नयन शांति से तख्त पर बैठी थी। अचानक से उसके होठों पर मुस्कान उभरी। वो शर्मा रहे थे। क्या बोलती? नयन अपने नाखूनों को चबाने लगी। तभी दरवाजा खुला। सामने रोशनी थी। अब्बा बुला रहे हैं। कौन अब्बा? नयन के सवाल पर रोशनी ने कहा, तुम्हारे ससुर? नयन ने हाँ में सिर उठाया। ऐसे ही उठकर वो नीचे चल दी। सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसने देखा इमरान साहब गुस्से एसडी दन्नाते हुए हॉल में इधर से उधर हो रहे थे। आपने बुलाया मुझे? वो तेज आवाज में बोले। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? नयन ने बड़े शांति से अपने सिर के दुपट्टे को ठीक करते हुए बोला, मैं खुद को जानती हूँ और मैं कुछ गलत नहीं करती। नयन के ऐसे बोलने पर इमरान साहब का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तुम बेवकूफ लड़की, तुमने हमारा मजाक बनाकर रखा जाए। तुम्हें क्या जरूरत थी मर्दों के बीच जाने की? पूरे गांव में बातें बन रही है। हवेली की नई बहू को जरा तमीज, मैनर, शर्म नहीं है? ऐसी बेलिहाजी, शेमलेस। तुमने कुछ नहीं सीखा। तुम कहती हो तुम कुछ गलत नहीं करती। नयन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूर रही थी। गुस्सा उसे भी आ रहा था, लेकिन खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर उसने बेगम परवीन को देखा जो उसे शांत रहने का इशारा कर रही थी। अपने हस्बैंड को समझाएंगी, मैंने जो किया उनके चहीते बेटे की वजह से किया। हाँ, उसकी वजह से ही तुम यहाँ हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता।
ये सुनकर नयन का गुलाबी चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर मैं नहीं बताती तब आप यही गप्पे लड़ाते होते और आपका बेटा कहीं पड़े होते, इसलिए मुझे इल्जाम देने की जरूरत नहीं है फादर इन लॉ। एंड सेकंड थिंग, जो आप लोग बार बार कहते रहते हैं कि किसी और से उनकी शादी करा देते, अगले 7 जन्म में भी वो ऐसा नहीं करते। जितना मैंने समझा है वो आपकी इस हूर पड़ी जो केवल आप लोगों को लगती है उससे शादी कभी नहीं करते। मुझसे कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की है। आप पहले इंसान हैं जो इस तरह से बात कर रहे हैं। शायद आपके गांव में इसे ही जाहिलियत कहा जाता होगा। नयन की आवाज धीमी लहजा शांत था, वो कोई चीख चिल्ला नहीं रही थी। बाबा साहब वहां नहीं थे, सब शांत ही गए। इमरान साहब गुस्से से लाल आंखों से नयन को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी नयन की जान ले लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? नयन ने इस बार कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे की सारी हरी नशें दिख रही थीं। नयन कुछ कहने को हुई कि बेगम परवीन ने कहा, नयन एक शब्द नहीं। नयन ने नाराजगी से उन्हें देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, किसी को मरते हुए देखकर खड़े रहना मुझे नहीं सिखाया गया, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर कोई मर भी जाए तब भी तुम हवेली में या हवेली से निकलकर कहीं नहीं जाओगी। फाइन, मान ली आपकी बात, लेकिन वो आपकी फैमिली में से कोई हुआ तब, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई हुआ तन मैं अपने अपनों को मरते नहीं देख सकती। और अलकहार मेरी फैमिली गई उनके लिए एक बार नहीं मैं 100 बार ये करूंगी। गुस्से से कहती नयन वहां से ऊपर चढ़ी गई। इमरान साहब वैसे ही खड़े रहे। पहली बार किसी ने उनसे ऐसे बात की थी, लेकिन ये शब्द ये पहली बार यूज नहीं हुए थे। ये पहले भी किसी ने कहे थे, वो बार बार उनके कानों में गूंज रहे थे। रोशनी जो शांत खड़ी थी बोली, लो शहर की नई सोच लौटकर जवाब दिए गए हैं, जाने आगे क्या क्या होगा। मैंने क्या किया जो मुझे सुना गई? तुम किचन में जाओ, देखो चावल न जलते हो। रोशनी पैर पटकती वहां से चली गई। बच्ची है आपको भी, बच्ची नहीं है वो। एक बार फिर बाबा साहब का फैसला गलत साबित होगा। उनकी बात काटते इमरान साहब गुस्से से कहते जी से बाहर की तरफ निकल गए। वो सन सी खड़ी रह गई। उन्होंने बुदबुदिया, पहले भी बाबा साहब का फैसला गलत नहीं था। फिर सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा। CH-16, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अब आगे। नयन जो शांति से कमरे में आ रही थी, कमरे में आते ही उसने तेज से दरवाजा पटका। इधर उधर देखा, रूम में कोई नहीं था, अली भी नहीं था। एक एक कर सारे तकिए नीचे फेंके, सामान इधर से उधर किया। गुस्से में गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो धम्म से तख्त पर बैठ गई। उन्होंने मुझ पर इतना चिल्लाया, मैंने कुछ गलत किया था क्या? गुस्से से बड़बड़ाती नयन अपने एक हाथ को दूसरे से रब कर रही थी, इतनी तेज कि उसके सॉफ्ट हाथ लाल पड़ गए। उसे अपने डैड की याद आ रही थी, जो कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे। आज कोई उस पर इस तरह चीखा। पहली बार हुआ था उसके साथ ऐसा। नयन ने खुद को तसल्ली दी, नयन तूने बिल्कुल सही किया। दादू की बात मानते हुए शांत आवाज में उन्हें उनके जवाब दिए, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। दिस इज व्हाट ही डिजर्व। गुस्से से आंखों में आंसू आ गए। नयन का काम यही था, ज्यादा खुशी में रोना, ज्यादा दुख में रोना, कुछ न कर पाने पर रोना, कुछ कर लेने पर रोना, और गुस्से में भी रोना। वो वैसे ही लेटी थी, किसी ने उसके माथे पर होंठ रखे। नयन ने अपनी आंखें बंद की। उसे अपने तपते चेहरे पर ठंडे हाथों का एहसास हुआ था। सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। उसने एक दो गहरी सांसें लेकर नयन ने आंखें खोली। सामने अली का चेहरा था। नयन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो वैसे ही पलकें झपकती उसे देखती रही। अली की नजरें नयन के ऊपर नीचे होते सीने पर गई, जिससे उसने तुरंत नजरें फेर ली। क्या हुआ? इंग्लिश आती है आपको? अली ने कुछ नहीं बोला। वो समझ नहीं पाया था नयन के अचानक किए सवाल को, या इस बात की कि नयन उसके बारे में जानती है या नहीं। मतलब नहीं आती? ओके देन, समझ नहीं आएगा तब बुरा भी नहीं लगेगा। दे अनएजुकेटेड पीपल, दे ऑल आर सो इरिटेटिंग, आई जस्ट दैट रोशिनी शी इज अ बेस्ट गर्ल। नयन शुरू हो गई। वो अपना गुस्सा निकालते हुए सबको इंग्लिश में गालियां दे रही थी। अली की आंखें बड़ी होती जा रही थीं वक्त के साथ, और बड़ी हैरानी से वो नयन को देख रहा था, जो हाथ चला चलाकर गुस्से में गालियों की बरसात कर रही थी। लास्ट में आते आते वो कुछ बोलने की थी कि अली ने नयन के मुंह पर हाथ रख दिया। दैट्स इनफ फॉर टुडे, नाउ योर एंगर मस्ट हैव काम डाउन अ बिट। नयन ने शॉक्ड होकर अली को देखा। आपको आती हैं? मुझे 11 लैंग्वेजेस आती हैं। तुम बस इतने से दिन में इतना इरिटेट हो गई? यार इन लोगों का समझ ही नहीं आता, सीधा नहीं चलते। जो सही है उसे सही कहो ना, लेकिन नहीं, यहाँ के मर्दों को सब अपने हिसाब से चाहिए। मैं सही कह रही हूं ना? अब आप गुस्सा करोगे? मैंने अली मुस्कुरा दिया। अली ने नयन के हाथों को अपने हाथों में लिया। अभी इतना इरिटेट हो गई, सारी जिंदगी कैसे रहोगी? नयन अब काम थी, सारा गुस्सा निकल चुका था। मतलब सारी जिंदगी के लिए बुक कर रहे हो आप? अली ने नयन अपने बीच फासले को देखा, फिर एक कदम नयन की ओर बढ़ाया। जब तुम भागने की प्लानिंग कर रही थी तब क्या कहा था? नयन बोली, तब मना कर ये बोल सकते थे जो आज बोल रहे हैं। मैं क्यों बोलूं? मुझे तुम्हें खुद समझना होगा। नयन खामोशी से अली के चेहरे को देखती रही। उसने भी अली के तरफ एक कदम बढ़ाया। अब दोनों के बीच कोई फासला नहीं था। उतनी ही गहराई से अली की आंखों में झांकती नयन ने संजीदा सा कहा, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, हर कदम पर, हर जगह। मैं गलत हूं या सही, सबके सामने आप मेरा सपोर्ट करेंगे। चाहे अकेले में 2 थप्पड़ मार लेना, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं कहोगे। अली हंस दिया। तुम मेरे थप्पड़ सह लोगी? मतलब आप सच में मुझे मारेंगे? हाउ रूड, आप अपनी बीवी पर हाथ उठाएंगे? नाराजगी से कहती नयन ने अपने हाथ छुड़ा लिए। तुमने ही कहा था ना मैं तुम्हें मारूं। हाँ, आप मेरी सारी बात मानते हैं ना? ये भी मान ले, बहुत ही ओबीडियंट। वो क्या कहते हैं उर्दू में, फरमा फरमो। अली ने उसकी बात पूरी की। फरमाबरदार? हाँ, वही फरमाबरदार हस्बैंड है। सही है, आपकी शादी उस चुड़ैल से हो जाती, मुझे ताने तो नहीं सुनने को मिलते ना? किसी ने कुछ कहा तुमसे?
अली के पूछने पर नयन जो चेहरा फेरे खड़ी थी खुद से बोली, बता दूंगी, जैसे यकीन कर लेंगे अपने फादर की बात मानेंगे या मेरी। आए बड़े, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए? अली के कहते ही नयन वापस पलटी, मुझे भी जाना है, मुझे मम्मा, डैड, जान, आमिर भाई, दादू, मेरे सारे फ्रेंड्स की याद आती है, यहाँ कोई नहीं है, मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आते। नहीं अभी नहीं, अगली बार चलना। अली के मना करने पर नयन गुस्से में उसे देखने लगी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नयन की बात पर अली बोला, छत पर जाकर बात करोगी तब नेटवर्क आएंगे, यहाँ जो टॉवर लगा है उसका कार्ड ला कर देता हूँ तब प्रॉब्लम नहीं होगी। नयन उसे फिर भी घूरती रही। अली ने उसके आगे एक पेन और कॉपी किया। नयन ने उसे घूरते हुए ले लिया, उस पर एक एक कर लिखना शुरू किया। यहाँ खाने में क्या क्या मिलता है? अली ने एक गहरी सांस ली। समोसे और पकोड़े, बस कैंडी, वही जो जियान रोज मेरे कमरे में रख कर जाता है। हाँ वही, तुम्हें क्या चाहिए लिख दो। नयन तेजी से लिखने लगी। अली को खड़े हुए 15 मिनट हो गए। नयन अभी भी लिख रही थी। फिर नयन ने अपने बैग से कार्ड निकाला, पेपर्स और कार्ड अली को देकर बोली, सारा सामान चाहिए मुझे। अली बोला, तुम्हें मैं गरीब दिखता हूँ? नयन ने भी आईब्राउ रेज कर देखा, गांव के लोग कंजूस होते हैं। वो आगे कुछ बात करते कि जियान भागते हुए आया। शहर से एक गोरे मामू आए हैं, चाची का पूछ रहे। नयन और अली एक दूसरे को देखने लगे। CH-17, हाय आपका शर्माना, दहेज। अब आगे अली के चेहरे पर कोई भाव थे, लेकिन नयन समझ चुकी थी, हो सकता है वो न हो। लगता है तुम्हारा आशिक तुम्हें कुछ ज्यादा ही याद करता है, बेरुखी से कहता अली आगे बढ़ गया। नयन ने घूरकर उसे देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, एक वही गोरा और आप सावले नहीं हो, और भी लोग हैं दुनिया में। अली रुक गया। नयन को समझ आया उसने कुछ गड़बड़ कर दी है, शायद उन दोनों का कंपैरिजन कर गलती कर दी है। अली ने नयन को देखा, तुम बेशर्म लड़की सबके सामने करीब मत आया करो। नयन ने अपने हाथ को देखा जिसे अली ने उसके हाथ से हटाया था, ये करीब आना है। फिर शरारत से मुस्कुराई, मतलब अकेले में आ सकती हूँ, करीब। आहिस्ता धीमे से कहती अली ने अपना गला साफ किया, दूसरी तरफ देखने लगा। ओफ खुदाया, ये गांव के शर्मीले लोग कितने जहर लगते हैं। डोंट वरी, मेरे पास मेरा जियान बेबी है। नयन ने जियान को गोद में उठा लिया, उसके दोनों गालों पर किस किया। जियान के गोरे गोरे गाल लाल पड़ गए, वो सिर झुका लिया। नयन खिलखिलाकर हंस दी, हाय तुम गांव के लड़के भी ऐसे शर्माते हो, खुदा जाने तुम लोगों की गर्लफ्रेंड्स का क्या होगा। बेचारी, हम गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाते, बीवियां लाते हैं। नयन ने मुस्कुराकर अली को देखा, वो लोग सीढ़ियों से नीचे आ गए थे। जियान नयन की गोद में अब भी शर्मा रहा था। क्या जियान चाची के लिए कैंडी लाया है? जियान ने हन में सिर हिलाया। नयन ने गहरी सांस ली, टॉफी। अब जियान ने अपने पॉकेट से एक कैंडी निकालकर नयन को दी। जब से नयन को चोट लगी थी, जियान रोज चुपके से उसके बेड पर कैंडी रखकर भाग जाता था। नयन रोज उसे देखती, फिर नयन ने धीरे धीरे जियान से दोस्ती कर ली। चाची, गोरे मामू। जियान की बात पर सामने देखा, सामने आमिर खड़ा अपने फोन में कुछ कर रहा था। नयन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आई, उसने जियान को नीचे उतारा। भाई। वो भागते हुए आमिर के पास गई, उसके गले से लग गई। भाई, आई मिस्ड यू सो मच, सो मच। बोलते हुए आंखें भर आई। आमिर ने मुस्कुराकर नयन के माथे को चूमा। अली जो दूर खड़ा उन्हें देख रहा था, उसने अपने पास में देखा जहां कुछ देर पहले नयन बिल्कुल करीब खड़ी थी, जिससे अली को ही 2 कदम दूर होना पड़ा था। फिर गहरी सांस लेकर सामने देखा। नयन का कहना, गांव के लोग पॉसेसिव भी बहुत होते हैं। आमिर नयन के दोनों कंधों पर हाथ सीधे किए मुस्कुराकर उसे देख रहा था। कैसी है मेरी बहना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मम्मा, भाई, डैड, दादू, अरुण अंकल। जान नहीं आया? नयन एक सांस में कहती इधर उधर जान की ढूंढने लगी। नहीं, तुम्हारे जान को मुश्किल से रोक दिया गया। फिर उसका वही राग शुरू हो जाता, मुझे नयन की लेकर आना है। नयन ने शरारत से कहा, और मेरी वुड-बी भाभी कैसी हैं? आमिर मुस्कुरा दिया, वो भी ठीक है, शॉक्ड है, दिल्ली की आफत एक गांव में कैसे रह रही है। अली आमिर के पास आया। हेलो। आमिर ने हाथ बढ़ाया। हेलो मिस्टर रहमान, हाउ आर यू? अली ने सलाम किया। दोनों ने मुसाफा किया। मुस्लिमों के हाथ मिलाने का तरीका, हाउ कैन अ पर्सन बी इन द प्रेजेंस ऑफ योर सिस्टर? आई एम लाइक दैट। आमिर हंस दिया। ओह देन यू आर नॉट ओके। नो, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। नयन ने बारी बारी दोनों को घूरा, फिर अपनी कमर पर हाथ रखती बोली, फादर इन लॉ, ये क्या आपने मेरे भाई को बैठने को भी नहीं बोला? आमिर ने हैरानी से नयन को देखा। इमरान साहब ने नयन को देखा। तुम्हारे भाई को नहीं पता, पहले बड़ों को सलाम करते हैं। अरे हमारा यहाँ तो गेस्ट को रिसीव करने जाते हैं, आपके यहाँ नहीं करते ऐसा। अली ने नयन को देखा, फिर इमरान साहब, दोनों ही एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे थे। नयन, व्हाट आर यू डूइंग? ही इज योर फादर इन लॉ। नयन ने अपने भाई को देखा। चिल ब्रो, हमारा चलता है, आप ऐसे ही खड़े रहेंगे। तब तक बाबा साहब भी आ गए। आमिर उनसे मिला, उन्हें सलाम किया। कैसे हैं आप बरखुरदार? मैं ठीक हूँ बाबा साहब। सब बैठ गए। अली ध्यान से आमिर को देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो, मेरे भाई को नजर लगाओगे? अली ने सिर झटका। मैं जा रहा हूँ। नयन ने हाँ में सिर हिलाया। वो जाने लगा। नयन ने अली का हाथ पकड़ लिया। अली ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर नयन को देखा। क्या? नयन मुस्कुराकर अली के चेहरे को देख रही थी, वो नर्वस दिख रहा था। नयन ने कहा, हाय आपका शर्माना। नयन को आंखें दिखाकर अली बाहर की तरफ चला गया। नयन हंसते हुए उसके पीछे आई। सुनिए, उसने जानकर कहा था। अली के कदम अपनी जगह थम गए। उसने अपनी आंखें भींची, फिर पलटा। क्या हुआ? कब आएंगे? 2 दिन बाद आऊंगा, ध्यान रखना। वो कहता बिना रुके चला गया। नयन हंसने लगी कि आमिर ने उसे आवाज दी। नयन ने पलटकर देखा, अपनी जीप में बैठ रहा था। नयन उसे बाइक कर अंदर आ गई। नयन को जाते देखकर अली ने एक गहरी सांस ली। आफत।
जैद को कुछ सामान देते हुए बोला, शहर जाओ, ये सारा सामान लेकर आना। जैद ने हैरानी से उसे देखा, हुजूर आप कहाँ जाएंगे? जितना कहाँ जाएं उतना करो, बोलता वो वहां से चला गया। जैद वहां खड़ा उसे जाते देख रहा था, ये क्या करने वाले हैं? नयन आमिर के पास आकर बैठी, भाई मॉम मुझे याद कर रही हैं? हाँ बच्चा, मॉम तुम्हें बहुत याद करती है, तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजे हैं। सच में नयन की आंखों में चमक आ गई। तभी फातिमा भी अंदर आते हुए बोली, अब क्या भेजा है? दहेज के नाम पर तो कुछ दिया न गया आप लोगों से। नयन ने पलटकर उन्हें देखा, CH-18 उसका वजूद खत्म कर देते हैं। अब आगे नयन अपनी खूंखार नजरों से उन्हें देख रही थी। उसने कुछ कहना चाहा कि आमिर ने उसे शांत रहने का इशारा किया। आंटी दहेज इसके सख्त खिलाफ है दादू और हमारी पूरी फैमिली, इसलिए दहेज तो नहीं हो पाता। हाँ मॉम ने कुछ गिफ्ट भेजे हैं। फातिमा बी ने कहा, हाँ, न देने के 100 बहाने जानते नहीं हैं आप, हमारे यहाँ कितना चलता है। अरे काले कलुए काम न करने वाले लड़कों भी भरपूर सामान और बुलेट मिलती है। अगर लड़का कमाता हो तब 4 पहिए बाली का चलती है, लेकिन आपने तो अपनी लड़की को ऐसे ही निपटा दिया। बाबा साहब बहुत गुस्से से उन्हें घूर रहे थे। शायद फातिमा बी ने अभी तक उन्हें देखा नहीं था, उनकी जुबान तेजी से चल रही थी। अरे अफसाना के बेटे को इतना दहेज मिला कि घर में रखने की जगह नहीं है। ऐसे गद्दे हैं कि बंदा सो जाए तब 6-6 महीने न उठे। नयन ने आंखें बड़ी कर उन्हें देखा, ऐसे गद्दे मुझे भी चाहिए, मतलब 6 महीने तक सो जाए। मेरी नींद तो एक रात में पूरी ही नहीं होती है भाई, मुझे वही चाहिए। आमिर ने नयन को घूरा, फिर आमिर ने कहा, आंटी आप जानती है शादी जिन हालात में हुई। हाँ आपकी बहन ने तो। बस फातिमा क्या बोल रही हो तुम? जानती नहीं हवेली में दहेज नहीं लिया जाता, तभी तो तुम्हें ऐसे ही लेकर आए थे। फातिमा बी ने चौंक कर उन्हें देखा, उनका सिर चकरा गया, उनका हाथ अपने गाल पर गया सीधे। आंटी आप भी जानती दहेज देना और लेना दोनों गलत है। लड़की वाले देने के काबिल न हो तब मांगना और भी गलत है, कानूनन अपराध भी है। हम अगर अपनी बच्चियों को देंगे जो कि हम इस काबिल है कि घर भर कर उन्हें दहेज दे, तब जो गरीब है वो क्या करेंगे? ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा जिससे जो देने लायक नहीं है उन्हें परेशानी होगी। नयन ने उनके सामने आते हुए कहा, गांव में काफी बातें अच्छी होंगी, लेकिन एक ये बात बहुत गलत है जिनमें ज्यादा हाथ औरतों का होता है, जो अपने लड़कों को काबिलियत पर उनकी लंबी लंबी बोली लगाती हैं। सबने हैरानी से नयन को देखा। इतना दहेज चाहिए, इतने की गाड़ी चाहिए, ऐसा सामान चाहिए। ये नहीं सोचते जो उनके नीचे के लोग हैं उन्हें कितनी प्रॉब्लम होगी। आप आंटी दहेज मांगना कानूनन अपराध है जिसके लिए आपको सजा हो सकती है। पता है कितनी सजा? फातिमा बी नयन को गुस्से से घूर रही थी। इमरान साहब भी। वो आमिर के सामने नयन को कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन नयन का इतना बोलना उन्हें भा नहीं रहा था। नयन ने कहा, दहेज की मांग करने पर 498 के तहत आपको 3 साल की सजा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हम मांगते थोड़ी है, बस कहते हैं देते वो अपनी मर्जी से हैं। हाँ, आप अपनी मांग को उनकी मर्जी बनाकर उन पर थोप देते हैं, उन्हें इतना मजबूर कर देते हैं कि उन्हें देना ही पड़ता है। उसके बाद भी लड़कियों पर जो, बस बहू अपने भाई की खातिरदारी करो, हम खेतों से आते हैं। कहते हुए वो चले गए। फातिमा बी उन दोनों भाई बहनों को घूरती वहीं सोफे पर बैठ गईं। अब आमिर की खातिरदारी चल रही थी। बेगम परवीन और नयन उसे खिला रहे थे। नयन जहां आमिर के मजे ले रही थी, आमिर की हालत खराब थी। वो न करता फिर भी उसे कुछ न कुछ दिया जाता। इमरान साहब भी उससे बात करते हुए उसे कुछ न कुछ दे रहे थे। गांव में सब खिलाते बहुत दिल से हैं। कुछ देर में आमिर और नयन अकेले रह गए। बेगम परवीन ने कहा, नयन बेटा अपने भाई को अपना घर दिखाओ। वो चाहती थी कि वो दोनों भाई बहन अकेले में बात कर लें। नयन आमिर की हवेली दिखाती छत पर ले आई। ये जगह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, यहाँ सबसे ज्यादा शांति होती है। ओह तब तुम्हें अपना घर पसंद है? अपना घर सुनते ही नयन के होठों पर स्माइल आ गई, उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह हो गए। आमिर ने हंसते हुए कहा, ओह गॉड नयन आर यू ब्लशिंग? नयन वहीं चटाई पर बैठ गई। नो भाई मैं कहाँ ब्लश कर रही हूँ, आप कुछ भी बोलते हैं। जान यूं ही मुझे पिंक ब्यूटी नहीं कहता, आई एम रियली अ पिंक ब्यूटी। ओह रियली? उसने भी आमिर की अदा से ही कहा, यार रियली। आमिर नयन वहीं बैठ गए। तब कैसी जा रही है मैरिड लाइफ, कैसा है तुम्हारा हस्बैंड? अगर वो ठीक नहीं होता तब आप मुझे यहाँ छोड़कर जाते? नयन ने गर्दन मोड़कर आमिर की देखा जो नजरें चुरा रहा था। भाई आई एम इनोसेंट बट नॉट इडियट। आपको मॉम को अच्छे से जानती हूँ, अगर कोई चीज मुझे हार्म करने वाली हो आप उसका वजूद खत्म कर देते हैं। यहाँ फिर भी मेरी पूरी लाइफ का सवाल था। अब जल्दी से बताएं ऐसा क्या दिखा उन गुस्सैल खड़ूस आदमी में जो आपने कहा कि मैं रिश्ता निभाऊं? आमिर ने इधर उधर देखा, फिर बालों में हाथ फेरा। अच्छा तू भी किसी की नहीं सुनती, फिर तू किस खुशी में मान गई? अब नयन चुप हो गई। आमिर हंस दिया। भाई हंसो मत, देखो मुझे गुस्सा आएगा। मैं कहाँ हंस रहा हूँ? नयन बुरी तरह चिढ़ गई। फिर ये बंदर जैसे दांत क्यों दिख रहे हैं? नयन को गुस्सा होते देख अली ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा नहीं हंस रहा? ये बता कितने ब्लॉग बनाए तूने? पोस्ट कुछ भी नहीं किया है अभी तक। इस खूबसूरत जगह में कहाँ कहाँ गई? नयन उदास हो गई। भाई मैं कहीं भी नहीं गई, कोई ब्लॉग नहीं बनाया अभी तक। इन सब से ही शांति नहीं मिली। और भाई इतनी डिनर इन्विटेशन आधे में जा जाकर थक गई। इन सब ने फंस कर टाइम ही नहीं मिला। आमिर ध्यान से उसे देखता रहा। उसने नयन के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। नयन मेरी बात ध्यान से सुनो। नयन ने उसके चेहरे को देखा। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अलग है, तुम्हें बदलना होगा, लेकिन इस हद तक नहीं कि हम तुम्हें पहचान न पाएं। CH-19 समाज का कड़वा सच है। अब आगे यहाँ का माहौल, लोग सब बहुत अलग हैं। हाँ तुम्हें इनके हिसाब को ढालना होगा, लेकिन इस कदर नहीं कि तुम अपना वजूद खो दो। नयन की नज़र दूसरी तरफ देखा। आंगन में साहिबा जियान के पीछे दूध के ग्लास को लेकर भाग रही था। वो उसे तंग कर रहा था।
नयन ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ भाई, मैं ये नहीं करने वाली, और आप जानते हैं उन्होंने कहा वो मुझे सपोर्ट करेंगे। ओ उन्होंने। आमिर के टीज करने पर नयन उसे गुस्से से घूरने लगी। आपका ज्यादा हो रहा है नयन, तुम्हें आगे बढ़ना है और ऐसा बहुत कुछ है करना है। नयन नाज कोई आम लड़की नहीं कि वो रुककर मुसीबतों से घबरा जाए। यू आर माय लायन, मेरा शेर बेटा हो तुम, तुम्हें घबराना नहीं है। नयन ने हाँ में सिर हिलाया। भाई मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी, मेरी लाइफ के चेंज से मैं घबराने वाली नहीं हूँ। अभी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ इस जगह को, फिर मैं सोचूंगी। हम यहाँ के लोग बहुत अलग हैं, तब तुम्हें इन्हें समझना भी अलग तरीके से होगा, इनके तरीके से। भाई आपको उस खुसट आंटी की दहेज की बात बुरी लगी? नहीं, आजकल के माहौल में जैसे ये आम ही गया गौसा बोलते हैं, लेकिन हम दे रहे हैं भाई। नयन के कहने पर आमिर ने हंस कर कहा, क्योंकि हमारी मॉम फेमिनिस्ट है। वैसे भी ये यही नहीं है, शहर में बड़े बड़े अमीर लोगों के बीच भी जय कोई दहेज कहकर लेता है, कोई डाउरी नाम दे देता है, कोई गिफ्ट बोल देता है, सब अलग अलग नाम देकर खुद को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेकिन देने वाले की हालत कोई नहीं देखता है। ये एक समाज का कड़वा सच है। वो दोनों सामने देखने लगे। आमिर बड़े ध्यान से साहिबा को देख रहा था जो सोहेब से जियान की शिकायत कर रही थी। सोहेब उसके सिर सहलाते हुए उसे शांत कर रहे थे। जियान अपनी अम्मी को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सोहेब जियान को आंखें दिखाते हुए कुछ कहकर चले गए। नयन ने अपने भाई की तरफ देखा। ओहो, शी इज सो ब्यूटीफुल। अनायासी आमिर बोल पड़ा। शहर में होने वाली भाभी बैठी है, बताना पड़ेगा भाई को कोई ब्यूटीफुल लगा है। वैसे कैसी है वो? आमिर ने गर्दन घुमाकर देखा, हैरान है एक आफत कैसे रुक गई यहाँ। हाँ, उनसे कहना उनका पीछा छूट गया, उन्हें मैं पसंद नहीं। तुम्हें भी हमारा रिश्ता पसंद नहीं है? नयन ने साहिबा को देखते हुए ही कहा, क्योंकि वो एक बिजनेस डील है। नयन, ऐसा कुछ नहीं है, हम खुश हैं एक दूसरे के साथ। नयन को गुस्सा आ रहा था। भाई आप उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं रहते, बस उसकी डिमांड पूरी करते रहते हैं, इसलिए मुझे जान सही लगता है जो उसे नहीं चाहिए होता है चीख चीख कर बोल देता है। मैं भी यही करती हूँ, लेकिन तुम दोनों ये कर सको इसलिए ही मैं ये सब नहीं करता। फिजा अच्छी है बस थोड़ी सी। आमिर आगे कुछ कहता उससे पहले साहिबा ने उन्हें देख लिया। वहीं से आमिर को सलाम किया। जियान को लेकर पीछे की सीढ़ियों से होकर छत पर आ गई। आमिर ने भी उनके सलाम का जवाब दिया और जियान को साहिबा की गोद से लेते हुए बुदबुदाया, शी इज टू यंग। भाई, नयन ने भी वैसे ही कहा। साहिबा बोली, कैसे हैं आप? घर पर सब कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप बताएं, यहाँ भी सब खैरियत से हैं? आमिर ने जियान के गालों को चूमते बोला, मम्मा को परेशान करते हो? जियान कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगा, फिर नयन को देखा, वो शर्मा रहा था। नयन ने कहा, भाई ये बहुत शर्माता है, और जीयू मामू बोल रहे हैं आप अपनी अम्मी को तंग करते हो। जियान ने अपने छोटे से सिर को दाएं बाएं हिला दिया। जियान तो अच्छा है ना? जियान मामू। उसकी बात पर सब हंस दिए। आमिर ने नयन को घूरा, वॉट मामू? जियान आप मुझे अंकल बोल सकते हो? जियान ने हाँ में सिर हिला दिया। नयन ने कंधे उचकाते हुए बोला, आपको बुढ़ा होने का शौक है, तब मैं क्या करूं? आमिर ने कहा, तुम्हारा अभी तक बंद नहीं हुआ ना? नयन ने गर्दन अकड़ा कर कहा, कोई मेरा मुंह बंद कर भी नहीं सकता। साहिबा उन्हें देखकर मुस्कुरा रही था। शाम तक रुककर आमिर चला गया। नयन साहिबा के साथ बैठी हुई थी। साहिबा आज उदास दिख रही थी। नयन बहुत गौर से उसका चेहरा देख रही था। भाभी क्या हुआ, कोई बात है, आप सैड हो? साहिबा ने अपना सिर झुका लिया, आंखें भर आई थीं। आपको आपके भाई की याद आ रही है? साहिबा ने हाँ में सिर हिला दिया। मेरे भाई भी मुझसे ऐसे ही प्यार करते हैं, इतना ही तंग करते थे। हम दोनों दिन भर लड़ाइयाँ लड़ते और रात को साथ में बैठकर हॉरर मूवीज देखते। दिन में अम्मी हमारी लड़ाइयों से और रात को हमारे डर से चीखने की आवाज़ों से तंग रहती थीं। नयन ने कहा, तब आप भाई से कहकर अपने घर चली जाओ कुछ दिन को। आंखों के आंसू गालों पर लुढ़क आए। मैं उनके पास नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। वो उठकर जियान को वहीं छोड़ चली गई। नयन ने जियान को अपनी गोद में उठाया। जियू चाची बोलते जियान ने नयन के गले में हाथ डाल उसके कंधे पर सिर टिका लिया। नयन ने जियान के सिर सहलाते हुए कहा, जियू आप नानी घर नहीं जाते? जियान ने बस न में सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ गड़ी के पिछले इलाका इस वक्त सुनसान था। तेज हवाओं के चलने और कहीं दूर पानी के ऊंचाई से गिरने की आवाजें आ रही थी। चांद पूरा बदलों के बीच दिख रहा था। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, इस वजह से भी सन्नाटा था। कुछ जानवरों की आवाजें आ रही थीं। इस बीच सूखे पत्तों पर कोई आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में चांद जितनी ही चमक थी और वो तेज निगाहें सब तरफ थी, हर चीज को जैसे परखती हों। एक बड़े से बरगद के पेड़ के करीब आकर वो उसके करीब खड़ा ही गया। वो लंबा कद काठी वाला इंसान परछाई दिख रही थी। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर गया, जैसे किसी की खुशबू दे गया हो। उस इंसान ने अपने दिल पर हाथ रखा। खामोश रहो तुम, उसके दीदार में अभी वक्त बाकी है। उसकी दिल की धड़कन और बड़ी थी। CH-20 जंगल, कैद से मौत बेहतर है। अब आगे वो इंसान सामने देख रहा था। एक कच्चा घर और आसपास मसाले जल रही थीं। उसके सामने कुछ आदमी हाथों में हथियार लिए खड़े थे। उस इंसान ने एक ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर मल्टीपल पॉकेट जैकेट था, जिसके हर पॉकेट में कुछ न कुछ था जिसे वो उन लोगों से लड़ने के लिए यूज कर सकता था। उस इंसान ने हाथ में एक बड़ा सा खंजर लिया हुआ था, जिस पर चांद की रोशनी पड़ने से वो चमक रहा था। उस इंसान ने इधर उधर उस खंजर को किया, जिसकी लाइट पेड़ों पर पड़ी। उसी वक्त एक तेज आवाज वहां गूंजी। ये आवाज दिल की दहला देने वाली थी। सारे आदमी चौकन्ने हो गए। वो इधर उधर देख रहे थे। एक बार फिर दहाड़ने की तेज आवाज आई। एक आदमी ने कहा, अरे वो आ गया, ये उसके जानवर की आवाज है, वो आ रहा है। सब एक दूसरे को देखने लगे। उसी पल भारी कदमों की आहट हुई। सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। उस आदमी ने सामने देखा, अंधेरे में कोई साया था जिसका आधा चेहरा दिख रहा था। उसी पल हवा के झोंके के साथ एक तेज आवाज हुई। उस इंसान के साथ एक जानवर आया। वो उस इंसान के साथ साए की तरह खड़ा हो गया।
एक चाकू किसी ने उस इंसान की तरफ फेंका जिससे बचने के लिए वो दूसरी तरफ हो गया। उस्मान साहब को कॉल करो, भागो, बताओ कि गड़ी का सरदार आ पहुंचा है। एक आदमी भागते हुए गया। किसी ने उस इंसान के पीठ पर वार करना चाहा जिसे उसने पलटकर उस आदमी का गला अपने हाथ में पकड़ लिया, वैसे ही उसे ऊपर उठाने लगा। वो आदमी दर्द से तड़प रहा था। कुछ पल में हड्डियों के टूटने की आवाज आई। वो आदमी बेजान सा जमीन पर गिर गया। वो लोग उस इंसान पर झपट पड़े थे। उस इंसान ने एक आदमी को गले से पकड़कर जमीन पर पटका। आसपास धूल उड़ गई और उसके बीच जलती मसालों के बीच उस इंसान का चेहरा दिखा। वो आदमी पीछे को हट गए। हुजूर, उसने नजरें उठाकर देखा, उसकी आंखों में आग थी। वो आदमी भागते हुए उस इंसान की तरफ आए। वो इंसान किसी कहर की तरह उन पर बरपा था। अपने खंजर को निकाल, उस इंसान ने सामने से आ रहे आदमी के गले की काट दिया। वो डर रहे थे लेकिन जिस काम के किए पैसे लिए थे उन्हें वो भी करना था। एक आदमी ने उस इंसान पर उठाकर आग को फेंका। उन सूखे पत्तों में आग लग गई। आग को देखते हुए वो शेर पीछे हटने लगा लेकिन आग से दूर लोगों को वो नहीं छोड़ रहा था। कुछ देर में उस इंसान ने अपना रास्ता साफ कर लिया। कदम उस झोपड़ी की तरफ बढ़ाए। उसके दरवाजे को खोलते उसने एक मसाल को हाथ में लिया। सामने कुछ लड़कियां बंधी हुई थी जो गांव की थीं। वो इंसान उनके पास आया। एक लड़की के हाथ को खोलते हुए कहा, हम भले ही मजबूर न हो लेकिन हमें मजबूर नहीं होना चाहिए। कैद से बेहतर मौत है। किसी को मार दो या उससे जंग करते खुद मर जाओ। वो सब लड़कियां डरी हुई उसे देख रही थी। पहले उन्हें लग रहा था फिर से उन्हें किसी नई जगह लेकर जाया जाएगा। उस इंसान की बात सुनते वो कुछ हद तक शांत हुई। वो एक दूसरे की रस्सियां खोलने लगी। बाहर जाओ, बाहर मौजूद लोग तुम्हें तुम्हारे घरों तक पहुंचा देंगे। यहाँ किसी ने तुम्हें नहीं देखा है, न तुमने किसी को देखा। तुम जंगल में भटक गई थी। हाँ, हम भटक गए थे, कहती वो वहां से बाहर की तरफ चली गई। एक आदमी अंदर आया। उस इंसान ने अपनी सर्द आवाज में कहा, ले जाओ उन्हें। वो आदमी पलटकर जाने लगा। वो इंसान सामने रखी आम की पेटियों को देख रहा था जिनमें हथियार थे, साथ कुछ और भी था। कि पीछे आहट हुई। वो पलटा। अचानक से किसी ने सामने आते हुए उसके सीने में खंजर डाल दिया। उस इंसान ने दर्द से आंखें बंद की। अपने अंदर ही अपने दर्द को समेटकर उसने उस आदमी की गर्दन को पकड़ लिया। उसी पल वो शेर छलांग लगाते हुए आया, उस आदमी पर टूट पड़ा। वो आदमी बेजान शरीर वहीं ढेर हो गया। उस इंसान ने अपने सीने से खंजर निकाला, उसे देखता जिसकी नोक नीली थी। वो बाहर आया। सामने उसके आदमी थे। उसे देखते हुए उसकी ओर लपके, जाओ यहाँ से, उन्हें उनके घरों तक पहुंचा दो। उसके हुक्म को न मानने वाला कोई नहीं था। सब अपनी जगह रुक गए। वो इंसान वहां से दूसरी तरफ को चला गया। खून की बूंदें नीचे जमीन पर गिरती निशान बना रही थीं। वो इंसान एक घर के बाहर आए। वो घर देखने में बहुत सुंदर, जिसके आसपास बहुत खुशबू बिखरी थी। हर तरफ हरियाली और पेड़ पौधे थे। तेज से उसने उस दरवाजे को खटखटाया लेकिन वो आवाज लग थी। अगले ही पल दरवाजा तेजी से खुला। एक लगभग 50 साल का आदमी था। उसने सामने देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उस इंसान उन्हें देखते हुए कहा, मुझे कल तक ठीक होना है। आवाज धीमी पड़ रही थी, पलकें बंद हो रही थीं। कहता वो अंदर बढ़ गया। ये इंसान इस दरवाजे पर कई बार आया था लेकिन खुद को ठीक करने की बात पहली बार कही थी। हाँ लीमा, देखो अली आया है, जल्दी आओ, तेज आवाज में कहता वो आदमी एक तरफ लपका। लक्ष्मण अली इस वक्त। अब क्या किया इस लड़के ने? एक हफ्ते बाद नयन अपने रूम में सोई तो लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। अचानक से नयन चौंक कर उठ गई। उसके पास में ही बेगम परवीन थी क्योंकि नयन की 2 दिन से हल्का बुखार रह रहा था। नयन ने एक नजर अपने पूरे कमरे को देखा जो लगभग उस तरह का ही था जैसा उसका रूम विला में था। नयन ने उदासी से सब तरफ देखा। बेगम परवीन ने उसके सिर पर हाथ रखते कहा, क्या हुआ नयन? नयन ने नमे सिर हिलाया, उनकी गोद में सिर रख दिया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सब्सक्राइब VIP स्टोरी चैनल।